नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता यानी डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एक अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है पॉलिटी में। और इसको विभिन्न किताबों से हमें तैयार करना होता है। मूल रूप से 1947 में आज़ादी से लेकर के 2025 तक जितने भी वर्ष हो गए हैं, 7 दशक से अधिक का जो समय हो गया है, उसमें भारत की राजनीति, भारत के लोकतंत्र में जो कुछ भी घटित हुआ है, उन सब चीज़ों का अध्ययन राजनीति गत्यात्मकता या लोकतांत्रिक गत्यात्मकता टॉपिक में शामिल होता है। तो उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट आज वाली क्लास में हमने लिया है, जिसमें एनसीईआरटी की जो 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब है, जिसका नाम है किताब का स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसके सभी 8 चैप्टर्स मैंने लिए हैं इस क्लास में। इसमें हमने क्या किया है कि लगभग 100 से ज्यादा एमसीक्यूज हमने लिए हैं और काफी सारी लाइनें वन लाइनर के रूप में, कुछ पैराग्राफ्स के रूप में, व्याख्या के रूप में लिया है। मेरा आग्रह है कि ये वाली क्लास आप पूरी जरूर देखिए, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी इस क्लास में टाइम लगेगा। फायदा होगा कि गत्यात्मकता को लेकर जो एक समझ हमारी चाहिए हमको, और मैंने जैसा कहा कि किसी एक किताब से इसको तैयार कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये किताब इतनी श्रेष्ठ किताब मानी जाती है इस मायने में कि गत्यात्मकता वाला टॉपिक पे काफी कुछ चीजों का अध्ययन इन 8 चैप्टर्स में से हम कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आती जाएगी। तो सबसे पहला अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र और राज्य दो कॉन्सेप्ट होती हैं। पॉलिटिकल साइंस इसकी बात करता है। राज्य में हम जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता का संदर्भ लेते हैं, और राष्ट्र जो है वो एक वैचारिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक जो एकीकरण है उसका संदर्भ देता है। ठीक है, तो जब हम आजाद हुए हैं 1947 में, 1950 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, उस समय भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और राज्य निर्माण की चुनौतियां दोनों सामने थी। संस्थाओं का निर्माण करना था, शिक्षा प्रणाली की बात करनी थी, योजना लागू करनी थी, चुनाव की व्यवस्था करनी थी, नौकरशाही का, प्रशासन का जो संदर्भ था वो विकसित करना था, जो आर्थिक विकास था वो हमें प्राप्त करना था। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षा से संबंधित जो चीजें थी उनके बारे में हमें ध्यान देना था। तो राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां थी, इस पहले चैप्टर में हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, स्वतंत्रता के समय भारत के सामने कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो लाइनें दी हैं उसको हम ले रहे हैं। तो 3 चुनौतियां, सबसे पहला आर्थिक असमानता, धार्मिक कट्टरता, प्रशासनिक पुनर्गठन, ये भी चुनौतियां थी डेफिनेटली। राष्ट्रीय एकता की बातचीत, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्टेब्लिश करना, समावेशी विकास लाना, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, औद्योगिकरण, राजनीतिक स्थिरता, भाषाई समरसता, तकनीकी विकास और जातीय संघर्ष। ठीक है, ये एक इसकी व्याख्या में हमने पेज लिया है जो कि फर्स्ट चैप्टर में है। भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी, एकता बनाए रखना, लोकतांत्रिक प्रणाली को स्थापित करना और ऐसा विकास करना जिससे पूरे समाज को लाभ पहुंचे। तो अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्टेब्लिश रखना और साथ ही ऐसा विकास करना जिसमें समाज का हर वर्ग, हर तबका जो है वो स्वयं के विकास को प्राप्त होता हुआ देख सके, उसका विकास हो सके समाज में हर वर्ग का। तो बी जो है इसमें राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसको हम नियति से साक्षात्कार भी बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, नियति के साथ साक्षात्कार एक बड़ा महत्वपूर्ण स्पीच है। तो इसके बारे में हमने क्वेश्चन लिया है। नियति से साक्षात्कार शीर्षक से प्रसिद्ध भाषण किसने और किस अवसर पर दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान निर्माण पर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना के अवसर पर। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का जो 5वां अधिवेशन है, 14-15 अगस्त 1947 को जो प्रारंभ हुआ था, उसमें भारत को आजादी प्राप्त हुई। तो उस मध्य रात्रि को, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि पर नेहरू जी के द्वारा भाषण दिया गया था, नियति साक्षात्कार। बड़ा महत्वपूर्ण भाषण है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये हमने यहाँ लिख दिया है। मध्य रात्रि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इस ऐतिहासिक क्षण का स्वागत करने के लिए संविधान सभा की विशेष बैठक आयोजित हुई थी। 5वां अधिवेशन था ये संविधान सभा का। संविधान सभा के बारे में तो काफी कुछ बातें मैं पॉलिटी वाले सेक्शन में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस ऐतिहासिक अवसर पर संविधान सभा को संबोधित किया था। उनका प्रसिद्ध भाषण है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, हमने स्क्रीनशॉट लिया है कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन और गम का दिन दोनों है। तो ये जो है आप स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को सबसे उपयुक्त रूप में दर्शाता है। लोकतंत्र लागू करने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, ठीक हो सकता है, लेकिन समाज पहले से लोकतांत्रिक व्यवहारों के लिए तैयार था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि समाज में भी लोकतंत्र को सिखाना बहुत जो है आवश्यक था। भारत में लोकतंत्र केवल संविधान लागू होने के साथ ही पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। कुछ मात्रा में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी समाज में। संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवहार और प्रक्रिया धीरे धीरे समाज में विकसित की गई, बिल्कुल ठीक है।
और सी इसमें राइट आंसर है। भारत में लोकतंत्र का विकास स्वतः हुआ, संविधान की विशेष भूमिका नहीं थी, ये तो खैर पूरा ही गलत है। तो तीन में से सर्वोत्तम का जब हम चयन करते हैं तो आप देखिए ये थोड़ा सा कठिन प्रकार का क्वेश्चन है। राजनीति में राज्य में लोकतंत्र आने के लिए समाज का लोकतांत्रिक होना भी आवश्यक शर्त होता है और संविधान के माध्यम से राजनीति और समाज दोनों को ही लोकतांत्रिक बनाने की प्रयास हुए, ये इस सी पॉइंट में दर्शाया गया है। ठीक है, तो सी इसमें राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है, 15 अक्टूबर 1947 को मुख्यमंत्री को एक पत्र उन्होंने लिखा है। भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते, ये एक बुनियादी तथ्य है, इस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। पाकिस्तान चाहे जितना उकसावा दे या वहां के गैर मुस्लिमों को अपमान और भय के चाहे जितने भी घूट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए स्टेटमेंट लगातार मैं एनसीईआरटी में से ले रहा हूं, आपने देखा होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिकों के अधिकार देने होंगे, उनकी रक्षा करनी होगी। अगर हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते तो नासूर बन जाएगा, पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा और शायद उसको तबाह भी कर दे। तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है, मान लीजिए इसमें से कोई लाइन दे दे तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों का पुनर्विभाजन अत्यधिक जटिल और संवेदनशील था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पंजाब का जो है पश्चिमी हिस्सा है ना, पश्चिमी पंजाब जो है, और बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा है ये विभाजित होकर पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी हिस्सा। तो इस वजह से बड़ी दिक्कतें थी और इसलिए जो है ये जटिल और संवेदनशील भी ये एरिया हो गया था, दंगे वगैरह हो रहे थे। इन प्रांतों में जनसंख्या मिली जुली थी और स्पष्ट सीमा रेखा खींचना कठिन था। बिल्कुल, कारण एक बड़ा कारण यही था कि इन प्रांतों में जनसंख्या, हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या जो है वो मिली जुली थी। पंजाब में तो सिख समुदाय जो है वो बहुतायत में वहां पर उनकी जनसंख्या थी, और साथ ही बंगाल में हिंदू मुस्लिम जो है व्यापक मात्रा में थे। आपको ध्यान होगा 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खंडित करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था। उसके बाद हम एक सीरीज देखते हैं, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत वगैरह, ये एक पूरी सीरीज उसके बाद चलती है सांप्रदायिक विभाजन को लेकर, है ना। तो ये जो है कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या है, कारण कथन दोनों सही है, तो ए जो है उसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट, जिन्हें भारत या पाकिस्तान में विलय करना था? हम सभी जानते हैं कि 565 जो है उस समय देशी रियासतें थी और इनका जो है विलय होना था। और माउंटबेटन योजना जो 3 जून 47 को आई, उसके बाद 18 जुलाई 47 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को जब आजादी मिलेगी तब देशी रियासतों के सामने विकल्प होगा कि वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। और मैक्सिमम रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार किया। कुछ रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी, जहां कुछ कठिनाइयां हुई, जैसे जम्मू कश्मीर का संदर्भ था, हैदराबाद का था, जूनागढ़ का था, ट्रावनकोर रियासत का संदर्भ था, ये कुछ वहां पर संदर्भ थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, डी इसमें राइट आंसर। ये उसी का संदर्भ हमने लिया है, स्क्रीनशॉट इसको देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले ट्रावनकोर के राजा ने स्वयं को आजाद रखने की घोषणा की, अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसी घोषणा करी, भोपाल के नवाब भी संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। एक्चुअली जो रियासतें थी वो स्वायत्त रहना चाहती थी, क्योंकि उनका वैसे भी क्या था कि आंतरिक प्रशासन में उनको अधिकार मिले हुए थे, बाहरी प्रशासन, सुरक्षा संबंधी मामले ब्रिटिशर्स ने ले रखे थे, जिसको पैरामाउंट सी कहा जाता था, अधिराजत्व कहा जाता था। तो वो जो है उनमें से कुछ रियासतें जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं थी और इसलिए जो है वे शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ये संविधान सभा में भी इसलिए जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। जब तीसरा अधिवेशन हुआ था अप्रैल में 1947 में, तब जाकर रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे शामिल होने लगे थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए ही संविधान सभा में वार्ता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सरदार पटेल ने रियासतों के शासकों की पत्र लिखा। हम सभी जानते हैं कि सरदार पटेल ने जो है लौह पुरुष, इसीलिए उनको कहा गया कि कठोर निर्णय और दृढ़ निश्चय से जो निर्णय उन्होंने लिए, रियासतों के विलय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है। तो ये उनका एक पत्र है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हम भारत के इतिहास के यादगार मुकाम पर खड़े हैं, साथ मिलकर चलें तो देश को महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकेंगे, जबकि एकता के अभाव में अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह समझेंगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया और सर्वसामान्य की भलाई में साथ मिलकर कदम नहीं बढ़ाया तो अराजकता और अव्यवस्था हम में से चाहे कोई छोटा हो या बड़ा उसको घेर लेगी और हमें बर्बादी की तरफ ले जाएगी, है ना। तो हो सकता है यहां से मान लीजिए स्टेटमेंट दे दें, यहां से स्टेटमेंट दे दें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, लौह पुरुष की गणना के रूप में उनकी गणना की जाती है सरदार पटेल, दृढ़ निश्चय के कारण लौह पुरुष, है ना। तो इस वजह से उनको लौह पुरुष की छवि के रूप में हम याद करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने फिर कह रहा हूं कि गत्यात्मकता वाले बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे, 100+ ये एमसीक्यूज हैं और पूरी किताब में इस क्लास में कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूं। 8 चैप्टर्स हमने लिए हैं पूरे के पूरे, तो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, सारी क्लासेस महत्वपूर्ण है ना।
विचार कीजिए, अधिकांश रियासतों के निवासी भारत में विलय के पक्ष में थे। बिल्कुल ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा भारत सरकार ने विभिन्न रियासतों को स्वायत्तता और सम्मान देने का आश्वासन दिया था। बिल्कुल, इसको हम प्रीवी पर्स और प्री विलेज के रूप में भी जानते हैं, है ना, प्रीवी पर्स और प्री विलेज के रूप में भी जानते हैं। कालांतर में फिर प्री पर्स और प्री विलेज, निजी थैलियां और विशेषाधिकार, ठीक है ना, प्रीविलेज, प्रीविलेज, ठीक है। और ये जो है 26वें संविधान संशोधन से फिर इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सीमांकन और जमीन बंटवारे की प्रक्रिया कई जगह विवाद का कारण बन रही थी। बिल्कुल ठीक है ना, कई जगह उनको लगता था कि उनके साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है, पूरी तरह उनकी संपत्ति ली जा रही है। कौन सा कथन सत्य है, तो सभी 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी तिथि से पहले अधिकांश रियासतें भारत संघ में शामिल हो चुकी थी, तो 15 अगस्त 47। इसीलिए हमारी स्वतंत्रता के साथ साथ हमारी संप्रभुता की भी ये तिथि है। 15 अगस्त 47 हम स्वतंत्र भी हुए, संप्रभु राष्ट्र के रूप में भी घोषित हुए, ठीक है। तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रियासतों के भारत संघ में विलय हेतु जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए उन्हें क्या कहा गया था, तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया था। इसको हम अधिमिलन पत्र भी बोलते हैं ना, अधिमिलन पत्र, अधिमिलन पत्र कह सकते हैं या विलय पत्र, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना प्यारे विद्यार्थियों, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इनको बोला जाता है, जिसमें लिखा गया था कि भाई किस प्रकार का व्यवहार होगा, कौन से विषय उनके होंगे, कौन से विषय भारत सरकार को सौंप देंगे इत्यादि, वो सारी जानकारी उसमें दी गई। तो इसमें जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किन रियासतों के भारत में विलय की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से कठिन रही। जैसे मैंने कहा कि कुछ रियासतों के शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो ऐसी बड़ी समस्याएं रही। तो उसमें जूनागढ़ का संदर्भ था। जूनागढ़ का नवाब जो है वो मुस्लिम थे, वहां की प्रजा अधिकांश जो थी वो हिंदू थी, और वहां वो फिर जो है कहते हैं कि रातों रात जो है पाकिस्तान भाग के चले गए वो, और जूनागढ़ में फिर जन्म संग्रह हुआ और वो भारत में शामिल हो गया। हैदराबाद में निजाम ने अपनी एक फौज तैयार कर ली थी जो कि भारतीय सेना के अगेंस्ट काम कर रही थी, या हमें कहना चाहिए कि वहां निवासियों पर बड़ा अत्याचार कर रही थी, रजाकार उनको कहा जाता था। तो वहां जो है एक अभियान चलाया गया था, शायद ऑपरेशन पोलो उसका नाम था। और जम्मू कश्मीर का तो हम पूरा संदर्भ जानते हैं, आर्टिकल 370 की व्यवस्था किस प्रकार रही, महाराजा हरि सिंह का जो संदर्भ रहा, और वहां जो कबायली हमला हुआ और किस प्रकार से वहां चीजें घटित हुई, वो हम सब जानते हैं। अभी तो 370 हमने हटा दिया है, 370 की व्यवस्था हमने हटा दी, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का पहला राज्य जहां जून 1948 में वयस्क मताधिकार पर लोकतांत्रिक सरकार बनी। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो डी इसमें राइट आंसर है। इसका एक पेज हमने लिया है, आप पढ़ सकते हैं। आजादी के कुछ रोज पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आश्वासन दिया गया था मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखने का। 1948 के जून में चुनाव करवाया और मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। यहां से देखिए, मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए, क्योंकि भारत में जो सार्वभौमिक मताधिकार पर जो इलेक्शन हुआ वो पहला जो आम चुनाव है 1951-52 में हुआ, है ना, हम जानते हैं। तो यहाँ पहली बार ये 48 में संपन्न हो गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। और 1949 के सितंबर में भारत सरकार को सफलता मिली, उसमें उनको राजी किया कि वो भारत संघ में शामिल हो जाए, ठीक है। तो मणिपुर का इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये में पारिस सिद्धांत के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन पे मैं एक क्लास 10-12 मिनट की अलग से लेके आने वाला हूं, जिसमें भारत में राज्यों का जो पुनर्गठन है 1950 में क्या स्थिति थी, 1956 में 7वां संविधान संशोधन, फजल अली की सिफारिशें, और उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे जो है, जैसे हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं, पंजाब हरियाणा की, चंडीगढ़ की, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करते हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड की बात करते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करते हैं। 10-12 मिनट में फटाफट से मैं एक क्लास उसमें ले आऊंगा कि कौन कौन से संशोधन कहाँ लागू है, जैसे पुडुचेरी के संदर्भ में, गोवा, दमन दीव के संदर्भ में कहाँ पुर्तगाली व्यवस्थाएं थी, वहां से खाली कराया गया, दादर नगर हवेली, दमन दीव की स्थिति। तो 10-15 मिनट काफी रहेंगे, उसमें कुछ स्लाइड्स ले लूंगा, एक क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं हो सकता है आज मतलब एक आध दिन में ही ये क्लास लाने की प्रबंध हो, ठीक है। तो राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पे होना चाहिए, तो ये भाषाई आधार पे पुनर्गठन किया जाएगा, ये कहा गया था कांग्रेस के द्वारा। और फिर इसकी संभावना तलाशने के लिए 47-48 में जो है दर आयोग का जो है वो गठन किया गया था। जेबीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, एक कमेटी भी गठित हुई थी। लेकिन भाषाई आधार पर फिर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो होने से काफी सारी तकलीफें हो सकती थी, इसलिए उसको अस्वीकार किया गया। कालांतर में फिर आंध्र प्रदेश के लिए आंदोलन चला, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, और फिर फजल अली आयोग का गठन हुआ। ये सारी चीजें हम उस पुनर्गठन में देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाँ, ये महात्मा गांधी का जनवरी 1948 का स्टेटमेंट है, यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा।
हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और अंग्रेजी को उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ होगा। तो देश में जो स्थितियां देखी गई, द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना का 1940 में जब आया लाहौर अधिवेशन के बाद, और उसके बाद सीधी कार्रवाई दिवस जो 16 अगस्त 1946 को जो है प्रस्तुत हुआ, तो उसके बाद जो है जिस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल था, उसमें माना गया कि अगर भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात हुई, पुनर्गठन की बात हुई, तो हो सकता है समस्या ज्यादा बढ़े, इसलिए उस मांग को अस्वीकार करा गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कारण कथन क्वेश्चन है, भारत के नेताओं को आशंका थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से अस्थिरता और देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने समझाया आपको। भाषाई आधार पर राज्य बनने से सामाजिक आर्थिक चुनौतियों की उपेक्षा हो सकती थी और क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ने की आशंका थी। बिल्कुल यही चीज थी। इसलिए जब फजली आयोग आया तो वहां देखा गया भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता, प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास, जन कल्याण, राष्ट्र हित के विचार, ऐसे 4 जो पैरामीटर से उनको ध्यान दिया गया था, है ना। तो इसमें कारण कथन दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। ये मैंने 3-4 स्लाइड्स ली हैं, इनको हम देख लेते हैं। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़का, और ये आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। मद्रास जो प्रांत था उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वहां तेलुगु भाषी जो लोग थे वो अपना एक नया स्टेट गठित करवाना चाहते थे। केरल और कर्नाटक के भी कुछ हिस्से उस समय थे, पुनर्गठन की बात हो रही है मद्रास में। विशाल आंध्र आंदोलन चला, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। ठीक है, ये डिमांड हुई। पोट्टू श्रीरामुलु आमरण अनशन किया, उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद वहां हिंसा हुई, और इस कारण सरकार ने 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने जो है आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करी। 1953 में फिर उसका गठन हुआ, है ना। 1953 में गठन हुआ, दिसंबर 1952 में घोषणा की गई। और आंध्र गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई जो आधार है उस पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। इन संघर्षों में बाध्य होकर केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ये 55-56 में फिर रिपोर्ट आई, है ना, और 7वां संविधान संशोधन आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। मैं ये वाला जो पेज है इसमें मैं पुनर्गठन वाली जो क्लास होगी उसमें एक बार डिटेल में फिर से बात करूंगा। ठीक है, अभी हम ले रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया है वहां से। भाषाई राज्य, राज्यों गठन के लिए आंदोलन, लोकतांत्रिक राजनीति, नेतृत्व की प्रकृति, ये सब चीजें दी है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम सेकंड नंबर चैप्टर पर। चैप्टर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। भारत में व्यवस्था रही एक दल प्रभुत्व। देखिए, एक दलीय व्यवस्था अलग होती है, एक दल प्रधान या एक दल प्रभुत्व अलग होता है, द्विदलीय अलग है, बहुदलीय अलग है। एक दलीय व्यवस्था तो सर्वाधिकार, तानाशाही, अधिनायकवादी व्यवस्था हो जाती है। एक दल प्रभुत्व वो होता है जब एक पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती है, बहुमत उसी का होता है, केंद्र में भी राज्यों में भी। दूसरी पार्टियां होती हैं उनके पास बहुत कम सीटें होती है। तो ये स्थिति भारत में रही। शुरुआती जो 4 आम चुनाव थे वहां केंद्र में, राज्यों में रही, उसको देखते हैं इस चैप्टर में। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में, ठीक है। और पूर्ण निर्वाचित जो संसद है, द्विसदनीय संसद 13 में 1952 को उसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में पहले आम चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को किस संयुक्त चुनौती का सामना करना पड़ा? यह बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजनीतिक दलों की मान्यता, सीमांकन का अभाव, विदेशी हस्तक्षेप, सीमित तकनीकी संसाधन, मतदाताओं की अत्यधिक संख्या, अशिक्षित और गरीब जनसंख्या में चुनावी जागरूकता। तो 20 इसमें राइट आंसर होगा। बड़ी तकनीकी संसाधन बड़े लिमिटेड थे, प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बड़ी लिमिटेड थी, और मतदाता सूचियों का निर्माण करना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। लोगों में चुनाव को लेकर जागरूकता फैलाना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि उससे पहले तो हम जानते हैं सीमित मताधिकार की प्रणाली थी, है ना। शिक्षा, संपत्ति, कोई पद किसी के पास है, टैक्सेशन में योगदान, उसके आधार पर वोटिंग देते थे ब्रिटिशर्स। अब हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे रहे हैं, 18-21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके प्रत्येक भारतीय नागरिक को, उस समय की बात है। तो ऐसी स्थिति में उनमें जागरूकता फैलाना एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो बी इसमें राइट आंसर है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, उस समय देश में 17 करोड़ मतदाता, 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने थे पहली लोकसभा के संदर्भ में। इनमें केवल 15% साक्षर थे। चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। तो अपने आप में चुनौतीपूर्ण डेटा है। 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग, अब तो ईवीएम की व्यवस्था हो गई, और 2004 तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये तो हम चुनाव आयोग पे कई बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इतिहास का सबसे बड़ा जुआ किस संदर्भ में कहा गया कथन है? तो ये भारत में जो पहले आम चुनाव हुए इसके संदर्भ में कहा गया एक स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम याद रखेंगे, है ना। ये कांग्रेस का उस समय का जो प्रभुत्व था, इसको लेकर एक स्क्रीनशॉट लिया है हमने, एनसीईआरटी की जो किताब है वहीं से लिया है। खैर, पूरी किताब ही एनसीईआरटी की ली है हमने इसमें, ठीक है, देख लीजिएगा। 1957 में केरल में पहली बार किस राजनीतिक दल की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आई थी? 1957 यानी दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको
भाकपा भी बोलते हैं ना, भाकपा, ये साम्यवादी दल है, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए साम्यवादी दल के रूप में पूछ लें वो, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल जो है ये और दुनिया में पहली बार हुआ कि कहीं कम्युनिस्ट सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में विश्वास करके आई। देखिए भारत के लोकतंत्र की काफी सारी खासियत है, तो उसमें से एक खासियत ये भी है कि कम्युनिस्ट सरकारें 1917 में यूएसएसआर में, सोवियत संघ में जो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से आई, 49 में माओ के नेतृत्व में चाइना में क्रांति करके आई, लेकिन भारत में 57 में कम्युनिस्ट सरकार जो है लोकतंत्र में विश्वास करके, मतदान में विश्वास करके, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर सत्ता में आई है ना। तो भारत के लोकतंत्र की जबरदस्त खासियत है ये। तो सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके किस राज्य की निर्वाचित सरकार को 59 में बर्खास्त किया गया? तो केरल में ये किया गया, और यहीं से 356 के दुरुपयोग की कहानी व्यापक रूप से शुरू हो जाती है। ये हमने लिया। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा इसमें ये ध्यान रखना, ईएमएस नंबूदरीपाद जो है वो वहां उस समय सीएम थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में 489 सीटों में से 364 सीटें जीती। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। सीटें जो है कम्युनिस्ट पार्टी की, लेकिन वोट शेयर जो है वो समाजवादी पार्टी का दूसरे नंबर पर रहा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पेपर में क्या पूछता है वो, है ना। इसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में 10% वोट मिले थे, लेकिन पार्टी 3% सीटें नहीं जीत पाई। तो जो फर्स्ट पास दी पोस्ट प्रणाली है ना, उसकी वजह से ये स्थिति हो पाती है ना। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली, इसको तो कई बार समझा रखा है। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली के कारण, ठीक है ना। वोटिंग प्रतिशत और सीटों की संख्या में अंतर हो सकता है इसमें, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। त्रावणकोर कोचीन आज के केरल का एक हिस्सा, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की। आखिरकार 3 राज्यों में भी कांग्रेस सरकार बनी, गठबंधन वगैरह करके। 57 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनी। ऐसे मामलों को अपवाद मान ले तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। फिर बढ़ते हैं। 57 में केरल में बनी कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार का नेतृत्व किया? तो ईएमएस नंबूदरीपाद है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। देखिए सेकंड चैप्टर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है, इसका गठन कांग्रेस के भीतर 1934 में हो गया था। आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, है ना, इनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव और अच्युत पटवर्धन, फिर कालांतर में राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, मीनू मसानी, तो बहुत सारे जो है समाजवादी नेतृत्व आए। तो इनका संदर्भ इसमें आया था, और ये कांग्रेस को परिवर्तनकामी, समतावादी बनाना चाहते थे। 48 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया, और ताकि कांग्रेस सदस्य दोहरी सत्ता ग्रहण ना कर सके, इसलिए कांग्रेस के समाजवादियों को 1948 में अलग होकर समाजवादी पार्टी बनानी पड़ी। तो अगर पूछ लें समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1948 में समाजवादी पार्टी गठित हुई। कांग्रेस के भीतर समाजवादी खेमा 34 में आया, समाजवादी दल जो है अलग से 48 में गठित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। समाजवादियों को 1955 में द्विधा की स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भी समाजवादी बनावट वाले समाज की रचना करना। बड़ा महत्वपूर्ण राजनीति में चीजें होती हैं। ये अवाड़ी अधिवेशन हुआ था, है ना, अवाड़ी अधिवेशन, कांग्रेस के अवाड़ी अधिवेशन चेन्नई में था। यहां कांग्रेस ने कहा कि हम भी समाजवादी ढंग का समाज जो है एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे में समाजवादियों के लिए खुद को कांग्रेस का कारगर विकल्प बनाकर पेश करना मुश्किल हो गया, ठीक है। फिर सोशलिस्ट पार्टी के कालांतर में कई सारे टुकड़े हुए। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एसएम जोशी समाजवादी दलों के नेता प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दल जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यूनाइटेड जनता दल, सेकुलर इत्यादि पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। मेरा आग्रह है कि 25-30 पॉलिटिकल पार्टीज के स्थापना वर्ष, उनका किन राज्यों में प्रभाव है, उनके संस्थापक, उनके प्रमुख जो राजनेता और उनके चुनाव चिन्ह, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, रट लीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, कुछ तो मैंने कभी क्लासेस में बताया होंगे निश्चित रूप से। जहां नहीं बता पाया हूं तो आप इनको गूगल वगैरह पे सर्च करके रट लीजिए, है ना। एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। कौन सा कथन सही है? भारत में एक ही राजनीतिक पार्टी का प्रभुत्व सदैव बना रहा। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व चुनावी प्रतिस्पर्धा से मुक्त रहा। एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बना रहा। बिल्कुल, है ना। कांग्रेस के बारे में ये बात हो रही है, कांग्रेस का संदर्भ, ठीक है। इसी को एक दलीय प्रभुत्व कहा जाता है। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा रही, इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस पार्टी जीती, उसमें केंद्र में भी राज्यों में भी दूसरे दलों को भी सीटें मिलती रही, लेकिन बहुमत सदैव कांग्रेस को मिलता रहा। एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली पूर्णतः लोकतांत्रिक, तो ये सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कांग्रेस पार्टी की जो सफलता थी उसकी जड़ें इसलिए थी कि एक तो स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस ने बड़ा नेतृत्व किया 1885 से 1947 तक। जब हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं, आप सभी जानते हैं, तो उदारवादी युग, फिर गरम दल का जो युग है, और फिर गांधी युग, ये हम देखते हैं। फिर कांग्रेस ने अपने आप को इस रूप में संगठित किया था कि विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के समूह, वर्ग, विभिन्न नेतृत्व वहां शामिल हुए। फिर संविधान के निर्माण में भी कांग्रेस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जिसने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया, जिसने संविधान निर्माण में योगदान दिया, अब सरकार चलाने की जिम्मेदारी उस पर आई, तो लोगों का एक स्वाभाविक विश्वास, स्वाभाविक समर्थन जो था इस पार्टी को मिल गया। फिर नेहरू की जो छवि थी, नेहरू का जो नेतृत्व था, करिश्माती नेतृत्व था, और राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण का जो संकल्प था, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स में थे। तो यहाँ लिखे गए हैं, आप इसको जरा पढ़ लीजिएगा। मैंने वैसे ही आपको बता दिए, ठीक है, इनको थोड़ा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी, रेडिकल होता है आमूल परिवर्तनवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम मार्गों को समाहित किया। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर विभिन्न प्रकार के समूह, हित, राजनीतिक दल तक आ जुड़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आजादी से पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत दी गई थी, ठीक है। ये अंबेडकर साहब का के बारे में जो एनसीईआरटी वाली किताब में दिया था, तो स्क्रीनशॉट हमने लिया है। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से 1956। एक तो जीवन काल आपको याद रखना है। जो राष्ट्रीय आंदोलन के नायक हैं, संविधान सभा के योगदानकर्ता हैं, उनके हम जीवन काल याद रखें। तो अंबेडकर साहब का जीवन काल 1891 से 1956 तक का। जाति विरोधी आंदोलन के नेता, दलितों को न्याय दिलाने के संघर्ष के अगुवा, विद्वान और बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, है ना, ये ध्यान रखेंगे। बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना, ये ध्यान रखेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, ये याद रखेंगे। दूसरे महायुद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे। फिर संविधान सभा में हम सब जानते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के शिल्पी के रूप में हम जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा संविधान सभा में, संविधान निर्माण में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे अम्बेडकर साहब। आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमति दर्ज कराते हुए 51 में इस्तीफा दिया और 56 में अपने हजारों अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इनको देख लेंगे, है ना। देखिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। वैसे रोज ही अच्छा लगता है, तभी आप लोग जुड़ते हैं। लेकिन आज इस पूरी किताब को हम बहुत अलग तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। एमसीक्यूज लिए, बहुत सारी व्याख्या ली है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अम्बेडकर साहब का बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है 25 नवंबर 1949 संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में। नायक पूजा के खतरे, हीरो वर्शिप के खतरों से उन्होंने आगाह किया था कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना में दुनिया के किसी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले आता है, यह रास्ता तानाशाही की तरफ ले आता है। नायक पूजा होता है हीरो वर्शिप, है ना, हीरो वर्शिप। हम कहते हैं ना कि फला व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति लार्जर देन लाइफ, मतलब इतना बड़ा उसका प्रभाव, ओरा आभा मंडल बना देते हैं कि भाई वही सब कुछ है। तो ऐसे अनेक अवसर आते हैं राजनीति में, किसी एक का नाम लूं या नहीं लूं उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ऐसे अनेक अवसर राजनीति में आते हैं। तो हीरो वर्शिप की स्थिति, उसको खतरा बताया लोकतंत्र के लिए अंबेडकर साहब ने। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। 51-52 के आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 16 सीटें प्राप्त हुई, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस राज्य क्षेत्रों में विशेष समर्थन प्राप्त हुआ था? तो ये जो है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल में, है ना। इन स्टेट्स में विशेष समर्थन प्राप्त हुआ। केरल में तो सरकार बनाई गई उनके द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता ए.के. गोपालन। हमने अभी सुप्रीम कोर्ट के केसेस का संदर्भ दिया था, जहां ए.के. गोपालन केस था बड़ा महत्वपूर्ण। तो ये आप देखते हैं 1950 का प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ पर जहां बात हुई थी ना, पहला केस मैंने कराया था अभी सुप्रीम कोर्ट वाले जजमेंट की क्लास ली थी जो, ठीक है। ऐसे डांगे, ईएमएस नंबूद्रीपाद जो केरल के मुख्यमंत्री रहे, पीसी जोशी, अजय घोष और पी सुंदरैया के नाम लिए जाते हैं। चीन और सोवियत संघ के बीच क्यूबा मिसाइल संकट के बाद एक विचारधारात्मक अंतर आया था। 62 का जो संघर्ष था उसका शीत युद्ध में बता रखा है मैंने। वहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में 64 में विभाजन हुआ। जो सोवियत संघ की विचारधारा वाले थे वो तो भाकपा रह गए, और बाकी जो इसके विरोध वाले जो थे वो माकपा, है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, या सीपीआई-एम हो गए। तो एक तो हो गई सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी हो गई सीपीआई-एम, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सीपीआई-एम का गठन कब हुआ, तो 1964 में गठन हुआ सीपीआई-एम, या ये नाम से अलग दल बनाए। ये दोनों दल आज तक मौजूद हैं, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम याद रखना है आपको। जनसंघ 1951 में स्टेब्लिश हुआ, 1951 में स्थापना हुई जनसंघ की, और भाजपा का पूर्ववर्ती संगठन है ये। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ से भी जुड़े रहे, फिर बीजेपी से भी जुड़े रहे। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, बड़ा महत्वपूर्ण
इनका चिंतन माना जाता है, पेपर में इन दिनों पूछ लेते हैं, ठीक है। और फिर बलराज मधोक ये भी जनसंघ से ही रिलेटेड नेतृत्व रहे हैं ना, तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय जनसंघ की विचारधारा का मुख्य आधार वर्ग संघर्ष, समाजवाद, सर्वहारा, एक राष्ट्र एक संस्कृति एक राष्ट्रवाद है ना। इसीलिए जो भारतीय मूल्य जो हैं उनका समर्थन इन्होंने किया। इसलिए आर्टिकल 370 में जो जम्मू कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था की गई उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि एक देश एक संविधान एक निशान, निशान का मतलब झंडे से ध्वज से लिया जाएगा, तो एक देश एक संविधान एक निशान, ये बात जो है जनसंघ के द्वारा कही जाती रही, ठीक है। तो सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनसंघ ने भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही, ठीक है, ये संदर्भ उनके द्वारा दिया गया। फिर अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी। इसने जो धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायतें देने की बात का विरोध किया, यानी संविधान के आर्टिकल जो 25 से 30, विशेषकर आर्टिकल 30 का जो संदर्भ आता है ना। चीन ने 64 में अपना जब आणविक परीक्षण किया तो जनसंघ ने भी इस बात का समर्थन किया कि भारत भी अपने आणविक हथियार तैयार करे, मतलब हमारी जो मजबूती है, सैन्य मजबूती, उसका समर्थन इनके द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1950 में जनसंघ चुनावी राजनीति के हाशिए पर रहा। 51 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटें और 1957 के आम चुनाव में 4 सीटें जीती गई। शुरुआती राज्यों में जो हिंदी भाषी स्टेट है, राजस्थान है, एमपी है, यूपी है, दिल्ली है, वहां के शहरी इलाकों में इनको समर्थन हासिल हुआ। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक रहे और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में रही हैं। तो 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, ठीक है। कांग्रेस प्रणाली, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बना करता है। तो क्या है ये शब्द? प्रसिद्ध राजनीति वैज्ञानिक, राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी साहब के द्वारा दिया गया। और 1960 के दशक में रजनी कोठारी साहब ने जाति और राजनीति पर भी, जाति तथा राजनीति है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, इसकी अंतः क्रिया पर भी इन्होंने काम किया, प्रोफेसर रजनी कोठारी साहब ने, है ना। पूछ लेते हैं कई बार, तो ध्यान रखेंगे आप। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने जाति और राजनीति की अंतःक्रिया कह लीजिए या अन्योन्य क्रिया बोलते हैं इसको, अन्योन्य क्रिया है ना, इंटरेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, अन्योन्य क्रिया, ठीक है। एक तो इस पर विचार दिया इन्होंने, और इसको जातियों का राजनीतिकरण है ना, जातियों का राजनीतिकरण, ये कॉन्सेप्ट दी गई। उन्होंने कहा जातियों में राजनीतिक प्रवेश मिलने से जातियों में राजनीतिक चेतना प्राप्त हुई, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जातियों को मिला है, ठीक है। तो जातियों का राजनीतिकरण, पॉलिटाइजेशन ऑफ कास्ट, ये कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दी गई है। तो फिर जो है 52 से 67 तक जो शुरुआती 4 आम चुनाव थे, वहां उन्होंने शब्द गढ़ा। इसके लिए एक दलीय वर्चस्व वाली बहुदलीय प्रणाली भी कहा जाता है। समाजवाद, पूंजीवाद, धर्मनिरपेक्षता, दक्षिणपंथ, सभी विचार कांग्रेस के अंदर थे। विपक्ष का कार्य भी कांग्रेस के भीतर से ही हो रहा था, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है पेज, याद रखिए। ये 48 में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी साहब के गवर्नर जनरल पद की शपथ ग्रहण करने के बाद जो नेहरू मंत्रिमंडल है उसकी फोटो थी, तो ये नाम आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लें जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें निम्न में से कौन सदस्य थे। कई बार मंत्रालय पूछ लेते हैं, तो ये वैसे गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, आपके पास कोई किताबें, गाइड वगैरह, वहां ये मिल जाएगा, रट लीजिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन में आता है। अध्याय 3 है नियोजित विकास की रणनीति। इसका मतलब है जो योजनाबद्ध, जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह स्टार्ट हुई हमारे वहां, उनका संदर्भ 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने देखी, कुछ 1 वर्षीय योजनाएं रही। 1944 में भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किए गए आर्थिक विकास के संयुक्त प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो ये जो है बॉम्बे प्लान के नाम से फेमस हुआ ये, ठीक है, बॉम्बे प्लान इसको कहा गया था। उद्योगपतियों का तबका एकजुट हुआ, इसने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या, अभी देखते हैं दक्षिणपंथी वामपंथी का भी क्वेश्चन लिया है मैंने, दक्षिणपंथियों या वामपंथी उस समय सभी चाहते थे कि देश नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले, प्लान्ड इकोनॉमी मतलब, ठीक है। दक्षिणपंथी विचारधारा किस बात की वकालत करती है? दक्षिणपंथी देखते हैं, अर्थव्यवस्था में राज्य का अधिकतम नियंत्रण, संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की नीति, समाजवादी नियोजन व्यवस्था, मुक्त बाजार व्यवस्था, न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप, है ना। तो दक्षिणपंथ जो है एक्चुअली ये उदारवाद को भी प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो दक्षिणपंथ का मतलब होता है जो परंपरागत चीजें चली आ रही हैं उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, तो राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, मुक्त बाजार व्यवस्था, इसका ये समर्थन करते हैं ना। एक तरह से औद्योगिकरण, पूंजीवाद, इसको ये समर्थन देंगे। वामपंथी जो दृष्टिकोण है ये सामाजिक परिवर्तन की बात करता है बेसिक रूप से, तो आर्थिक विकास किस आधार पर संभव है? तो इनका केवल निजी क्षेत्र का विस्तार, ये दक्षिणपंथ हो गया। खुली प्रतियोगिता, उदारीकरण, दक्षिणपंथ हो गया। पूंजिया केंद्रीकरण, दक्षिणपंथ व्यवस्था हो गई।
सामाजिक समानता और नियोजित राज्य हस्तक्षेप। हालांकि अब तो जैसे वामपंथ दक्षिणपंथ दोनों में परिवर्तन आया, दक्षिणपंथ भी अब जो है जो राज्य का जो हस्तक्षेप है उसका भी समर्थन वहां करता है कई बार, ठीक है। लेकिन अभी हम मूल उद्देश्य के रूप में इनका ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देख रहे हैं, तो सामाजिक समानता, नियोजित राज्य हस्तक्षेप, ठीक है, तो इसमें सी आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के आरंभिक वर्षों में कौन कौन से दो विकास मॉडल मुख्य रूप से सामने आए थे? नव उपनिवेशवादी और वैश्विकतावादी, रक्षा और कृषि केंद्रित, पूंजीवादी, निजीकरण आधारित और समाजवादी, सार्वजनिक क्षेत्र आधारित, तकनीकी और धार्मिक। बिल्कुल, तो सी इसमें आएगा। हमने जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया था, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, मिश्रित आर्थिक मॉडल जो था, ठीक है, तो ये हमने यहां अपनाया है ना, तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी प्रमुख समूह इस बात पर सहमत थे कि विकास केवल आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में समानता और न्याय भी सुनिश्चित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब हमने जो उदारवाद है या पूंजीवाद है और जो समाजवाद है, दोनों को महत्व दिया था। तो हमने कहा कि आर्थिक विकास भी हो, लेकिन सामाजिक न्याय, लोक कल्याण ये भी सुनिश्चित हो। भारत के विकास का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संरचना का पुनर्गठन और सामाजिक न्याय की स्थापना था। तो बिल्कुल कारण कथन सही है और ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट व्याख्या है, ठीक है, ए राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के विकास के संदर्भ में नेताओं द्वारा कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया? भारी उद्योगों का निजीकरण। भारी उद्योग तो उस समय देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में थे। विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन उस समय बहुत ज्यादा नहीं दिया गया, 91 के बाद मिला। केवल रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण, ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र के आधुनिकीकरण की बात हुई। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक आर्थिक पुनर्गठन, ये एक बड़ा मसला था जिस पर ध्यान दिया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा। योजना आयोग को संवैधानिक संस्था नहीं माना जाता है। संवैधानिक लिखा जाएगा, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं माना जाता था, बिल्कुल ठीक है। कारण योजना आयोग को कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 1950 में स्थापित किया। आयोग वाली क्लास आप देखिएगा, वहां मैंने समझा रखा है संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग जो है उनका संदर्भ क्या होता है, तो वो आप देखिएगा, क्लास पढ़ी भी है। अभी तो प्लेलिस्ट बना दी है बहुत अच्छे से, है ना, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को, अच्छा रहेगा। प्लेलिस्ट से आपको क्लासेस ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो क्लासेस देखनी है, मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी क्लास देखनी है तो वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लास देखनी है वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, एमसीक्यूज की क्लास देखनी है वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्लास देखनी है वो देख लीजिए। जो क्लासेस देखनी है उसमें उपलब्ध है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कारण कथन दोनों सही है, कथन जो है कारण कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। योजना को समाप्त कर भारत सरकार ने किस संस्था को स्थापित किया? नीति आयोग को स्थापित किया, ये तो बिल्कुल ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, राष्ट्रीय भारत जो है परिवर्तनकारी संस्थान का नाम दिया जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नीति आयोग, सी। नीति आयोग की स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। योजना आयोग जो था वो 15 मार्च 1950 मेरे हिसाब से डेट है, शायद इसके बाद चेक कर लीजिएगा, 1950 एस्टेब्लिश हुआ था। और नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 एस्टेब्लिश। 4 नंबर चैप्टर है भारत के विदेश संबंध भले राजनीतिक गत्यात्मकता में। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरुआत में आज कहा कि गत्यात्मकता का मतलब ये होता है कि 47 से 2025 तक जो 7-8 दशक का समय है, उसमें भारत की राजनीति में क्या क्या काम हुए। तो देश के भीतर बाहर, रक्षा क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में, लोक कल्याण में, सामाजिक न्याय में, संविधान के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, घरेलू राजनीति में, उन सबका अध्ययन माना था। इसलिए मैंने कहा कि किसी एक किताब से इसका अध्ययन बड़ा मुश्किल होता है। तो गत्यात्मकता से जो क्वेश्चन आते हैं उनको हमने क्या किया कि आज एनसीईआरटी वाली किताब में से लेने की कोशिश करिए। पूरी किताब हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 इसके भारत के विदेश संबंध के बारे में है। आईआर पे वैसे मैं एनसीईआरटी की जो 12th वाली वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसको कंप्लीट करा चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे तो वैसे बहुत कुछ मैं कराते रहता हूं, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी वाली में क्या दिया है देख लेते हैं। भारत ने आजादी के बाद किस प्रकार की विदेश नीति अपनाई, उसे प्राथमिकता देते समय किन मूल्यों को केंद्र में रखा। हम सब जानते हैं, आदर्शवाद को महत्व दिया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को महत्व दिया हमने, और यूएन का समर्थन हमने किया, शीत युद्ध को समाप्त करने, उसको जो है राष्ट्रों में सहयोग बढ़ाने की हमने बात की, गुट निरपेक्षता को हमने महत्व दिया, तीसरे विश्व का समर्थन दिया, उपनिवेशवाद के उन्मूलन की हमने बात की। अब इसमें देख लेते हैं हम। तो इसमें ये आप देख लीजिए, ये है अपने निर्णय स्वयं लेना, औपनिवेशिक विरासत से दूरी बनाना, वैश्विक शांति और संप्रभुता का सम्मान करना, है ना। तो ये ध्यान रखिए, इसमें हम गुट निरपेक्षता को भी जोड़ सकते हैं, इसमें हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को भी जोड़ दीजिए, और इसमें आदर्शवाद की नीतियों को ज्यादा महत्व मिला है शुरुआत में, तो डी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो डी राइट आंसर है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है, बिल्कुल ठीक है। उपनिवेशवाद पतन पर था और नव स्वतंत्र राष्ट्र जो है वैश्विक मंच पर उभर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए, इसमें वही मैं कई बार कहता हूं कि कारण कथन में एक जो बिंदु ये होता है कि जिन्होंने पेपर बनाया उनकी भी एक व्याख्या होती है कि वो किस व्याख्या को मानते हैं।
तो उपनिषद पतन पर था, नव स्वतंत्र राष्ट्र वैश्विक मंच पर उभर रहे थे, इसलिए उनका समर्थन प्राप्त करने, तीसरे विश्व को नेतृत्व देने, गुट निरपेक्षता के लिए हमने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। तो मेरे हिसाब से तो कारण कथन की यहाँ सही व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है संविधान सभा की बहस में, देख लीजिएगा। आजादी किन चीजों से बनती है? बुनियादी तौर पर विदेश संबंधों से, यही आजादी की कसौटी है, बाकी सारा कुछ तो स्थानीय स्वायत्ता। बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है, एक बार विदेश संबंध आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चले जाएं तो फिर जिस हद तक आपके हाथ से संबंध छूटे और जिन मसलों में छूटे वहां तक आप आजाद नहीं रहते हैं ना। ये नेहरू जी का स्टेटमेंट है मार्च 1949 का। नेहरू विदेश नीति के बड़े विशेषज्ञ माने जाते रहे और शुरू में वैदेशिक संबंधों को उन्होंने महत्व दिया, संचालन किया, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं हम लोग, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, निदेशक सिद्धांत जो है, उसमें अनुच्छेद 51 में हमारी विदेश नीति के आदर्श हैं। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों संधियों का सम्मान करेगा, राष्ट्रों के मध्य जो विवाद है उनको मध्यस्थता द्वारा निपटारा करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत सम्मानपूर्ण जो संबंध है उनको बनाए रखेगा। तो ये तो हम पॉलिटी में भी याद करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शीत युद्ध काल में भारत ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें दोनों महाशक्तियों से दूरी बनाकर रखी? तो ये तो हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले, इसको अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। एक क्लास गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अलग से पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की व्याख्यान वाली सीरीज है, उसमें इसको मैंने दे रखा है। ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नेहरू जी ने केपीएस मेनन को एक पत्र लिखा है, आप पढ़ लेना, 47 का जो संदर्भ है, और इसमें जो है हमने गुटनिरपेक्षता को महत्वपूर्ण जो संदर्भ है और शीत युद्ध की जो राजनीति है उसको लेकर हमने बातचीत कही है। भारत ने शीत युद्ध में किस सैन्य गठबंधन से स्वयं को दूर रखने की नीति अपनाई थी? तो हमने नाटो और वार्सा पैक्ट दोनों से हम दूर रहे हैं ना। नाटो तो जो है पश्चिमी गुट है, पश्चिमी गुट, और ये जो है साम्यवादी गुट है। इन दोनों से हम स्वतंत्र है, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और अपना स्वतंत्र अस्तित्व हमने बनाए रखा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 47 में भारत ने किस ऐतिहासिक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन हमने किया है मार्च 1947 में। 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन, इसको अफ्रो एशियाई सम्मेलन भी बोलते हैं ना, अफ्रीका एशियाई लिखा है यहाँ, अफ्रो एशियाई सम्मेलन तो बांडुंग में हुआ था इंडोनेशिया में, और फिर यहीं से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक नींव एस्टेब्लिश हुई है इंडोनेशिया, है ना, और निर्गुट आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण। निर्गुट आंदोलन के लिए महत्व। ठीक है भैया, तो 20 में राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है वो कब और कहां हुआ? तो ये 1961 में बेलग्रेड में युगोस्लाविया में हुआ था, युगोस्लाविया में, और 25 सदस्य राष्ट्र इसमें उपस्थित थे उसमें। ठीक है, अभी तो 120 सदस्य राष्ट्र हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, तो सी आ जाएगा इसमें। ये भारत और चीन के मध्य का सीमा विवाद इसमें दे रखा है, जिसमें ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसमें जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से का अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर उसने अपना अधिकार जताया था उस समय, और ये कुछ बातें हैं। भारत चीन संबंध मैंने वैसे बता रखा है कई बार, ये मैप दिया हुआ था, इसको हम देख सकते हैं वहां पर, है ना। भारत चीन में पूर्वी सेक्टर, मध्य सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर, जो सीमा रेखा का विभाजन इस प्रकार से। दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है भारत की चीन के साथ, पहले नंबर पे बांग्लादेश का संदर्भ आता है, फिर दूसरे नंबर पे चाइना। तो पूर्वी सेक्टर, है ना, पश्चिमी सेक्टर और जो है मध्य सेक्टर। तो मध्य सेक्टर में तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का संदर्भ है, तो बहुत ज्यादा विवाद वहां नहीं मिलता है। और पूर्वी सेक्टर जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का संदर्भ हो जाता है, ये सिक्किम का संदर्भ है यहाँ पर, और ये इधर अरुणाचल प्रदेश का संदर्भ आ जाता है। ठीक है, और फिर इधर जो है पश्चिमी सेक्टर जो है वहाँ जम्मू कश्मीर का संदर्भ आ जाता है, लेह लद्दाख की स्थिति है। तो ये वैसे हमने 5 फिंगर जो पॉलिसी है चीन की, उसके संदर्भ में हमने ये चीजें बताई भी हैं, मैं और बता दूंगा आपको, है ना। 5 फिंगर पॉलिसी चीन के विस्तारवाद को बताती रही है। तो मैप था, उसमें स्क्रीनशॉट दिया, आप देख लीजिएगा। भारत चीन संघर्ष का प्रभाव भारतीय राजनीति किस दल पर पड़ा जिससे 1964 में विकसित हो गया? मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके बाद माकपा का गठन हुआ, है ना, माकपा का, CPIM उसको बोला गया। और मूल मुद्दा तो इसमें क्यूबा मिसाइल संकट था 62 का। ठीक है, तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में किस नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो सिंधु जल संधि है, अभी बड़ी चर्चित है इस समय, और इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। 1970 के आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में किस पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया था? तो आवामी लीग ने, और शेख मुजीबुर रहमान
के नेतृत्व में शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग, और अभी जो शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही और अभी तो वहां सत्ता परिवर्तन हो गया है लास्ट 2024 में, वहां जिस प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता हुई है, तो अवामी लीग का संदर्भ है। ये मेल करते हैं, इसको जरा देखते हैं। पंचशील, तो ये 1950-64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य, तो क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता की रक्षा, आर्थिक विकास, ये देख लेते हैं एक बार। बांडुंग सम्मेलन, इसकी परिणति तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हुई, ठीक है। दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक नेता जो भारत चीन सीमा पार करके भारत आए। और पंचशील, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत, प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, 5 बिंदु हैं। और फिर 1950 से 64 के दौरान भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक विकास। तो इसमें कै बिंदु जो है, कै के साथ तो सेकंड आ गया है, जो है उसके साथ थर्ड आ गया, गे जो है उसमें फोर्थ हो गया। ये इस चैप्टर के पीछे जो होते हैं ना पॉइंट्स, वहां से लिया है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और घे जो है उसमें 1 आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नेहरू जी का स्टेटमेंट है गुटनिरपेक्षता का। उन्होंने ये कहा भी था कि भाई गुटनिरपेक्षता मतलब ऐसे पूर्ण रूप से तटस्थता नहीं है, जहां स्वतंत्रता पर हमला होता है, न्याय की हत्या होती है, वहां हम ना तो आज तटस्थ है ना भविष्य में तटस्थ रहेंगे। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपने को किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं करना। इसका अर्थ होता है चीजों का यथासंभव सैन्य दृष्टिकोण से ना देखना, इसकी कभी जरूरत आन पड़े तब भी किसी सैन्य गुट के नजरिए को अपनाने की जगह स्वतंत्र रूप से स्थिति विचार करना, सभी देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम करना। तो नेहरू जी का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां चैप्टर आ गया। 5th चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, है ना, क्योंकि 67 के बाद एक ऐसी स्थिति आई भारतीय राजनीति में जहां कांग्रेस को प्रांतों से चुनौती मिली, फिर उसके बाद 71 में फिर से उसको बहुमत मिला केंद्र में, फिर 75 में आपातकाल लगा, 77 में जनता पार्टी सरकार आई, गैर कांग्रेस सरकार गठित हुई केंद्र में, 1980 में फिर से कांग्रेस की वापसी हुई। तो वही 67 से और 80s तक का जो दौर है वो इस चैप्टर की एक मुख्य खासियत है ना। 1960 का दशक भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये एनसीईआरटी किताब में लिखा है। ऐसे कैसे हमने लिया, संसद को भंग कर दिया गया, सेना ने तख्ता पलट किया, संविधान रद्द किया गया, सामाजिक क्षेत्रीय विषमताएं, आर्थिक असमानताएं अत्यधिक थी, बिल्कुल। और खासकर 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले तो ये बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ने 71 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। 5वां जो आम चुनाव थे, आम चुनाव 5वीं लोकसभा, ठीक है ना, ये 5वीं लोकसभा के इलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण माने गए। 5वीं लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा, आपातकाल भी लगा इस समय। ये नारा समाज के वंचित वर्गों को आकर्षित करने, उनकी रणनीतिक समर्थन प्राप्त करने की रणनीति का हिस्सा था, बिल्कुल ठीक है, ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1967 के आम चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है, भारत का पहला आम चुनाव नहीं, पहली बार कांग्रेस को हर राज्य में पूर्ण बहुमत मिला नहीं, और प्रधानमंत्री पद के लिए सीधा चुनाव नहीं, ये चुनाव राजनीतिक अस्थिरता गठबंधन सरकारों की शुरुआत का संकेत था। तो चौथा आम चुनाव, और भारत में एक्चुअली जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो एक साथ होते थे ना, वो शुरू के 4 आम चुनाव थे एक साथ हुए। इसके बाद तो कुछ राज्यों में, जैसे चौथी जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भंग कर दिया गया, 1970 भंग करके 71 में इलेक्शन कर दिए गए। कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी आ गई, तो ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। राजस्थान में भी पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में लगा, 356 का प्रयोग, 67, फिर 77 और फिर 80 और फिर 92, है ना, 67, 77, 80 और 1992 राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का संदर्भ। तो सी इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 67 के बाद भारत में कांग्रेस सिस्टम की शुरुआत हुई, नहीं 67 में नहीं, 52 से 67 अभी अपन ने देखा, तो ये कथन गलत है। कांग्रेस पार्टी की पकड़ राज्यों में कमजोर पड़ने लगी 67 के बाद, बिल्कुल। 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ और विपक्षी दलों ने गठबंधन सरकार बनाई, तो कथन गलत परंतु कारण इसमें सही है, ठीक है, ये डी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 67 में कांग्रेस को 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला, 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण पार्टी सरकार नहीं बन सकी, इस प्रकार 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी। आप याद कर लीजिएगा स्टेट के नाम, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसी प्रकार से याद कर लीजिएगा, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, है ना, ऐसे जोड़े में याद कर लीजिए राज्यों को, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तीन का जोड़ा एक साथ याद कर लीजिए इस तरह से, और यहाँ मद्रास और केरल। तो पंजाब हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मद्रास और केरल, तो 9 राज्यों में, है ना, ध्यान रखिए।
मद्रास प्रांत में क्षेत्रीय पार्टी डीएमके, द्रविड़ मुनेड़ कड़गम। अभी देखेंगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जो द्रविड़ आंदोलन चला दक्षिण भारत में, भारत का सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय आंदोलन में माना जाता है वो, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता प्राप्त करी इसने। द्रविड़ मुनेड़ कड़गम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई। चुनावी इतिहास में पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। तो ध्यान रखिए 1967 का चुनाव जहां कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम का अंत होता हुआ दिखाई देता है। पहली बार 9 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें गठित हुई। मद्रास में एक पार्टी ने अपने बहुमत से सरकार बनाई, 8 राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी। तो 9 राज्यों के नाम हमने देखे अभी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल, है ना। ये ऐसे याद करेगा, बड़ा महत्वपूर्ण पेज है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये मेल करना है हमें। 67 गैर कांग्रेसी सरकारों की शुरुआत, बिल्कुल ठीक है। वित्तीय संकट, नियोजन पर विराम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी की नीति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ पहले 14 बैंक 1969 में और फिर 1980 में 6 व्यापारिक बैंक। तो ये सुमेलित हैं, ABC हमने सुमेलित ही करें, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गैर कांग्रेसीवाद की विचारधारा किसके द्वारा लोकप्रिय की गई थी? राम मनोहर लोहिया के द्वारा लोकप्रिय की गई थी। उन्होंने ये कहा कि भाई कांग्रेस को भी हराया जा सकता है, तो गैर कांग्रेसवाद का एक नारा लगाया गया राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इस समय कांग्रेस के भीतर ही इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, फिर कांग्रेस के भीतर समाजवादी दल को नेतृत्व दिया था। तो राम मनोहर लोहिया का, हम वैसे भी पॉलिटिकल साइंस में थिंकर्स जब पढ़ते हैं हमारे सिलेबस में, राम मनोहर लोहिया को हमें अलग से पढ़ना भी पड़ता है ना डिटेल में, तो ये देख लेंगे। राम मनोहर लोहिया साहब के बारे में ये बात दी है यहाँ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य और फिर लोकसभा सांसद भी रहे, और इसके अलावा गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार, है ना। पिछड़े वर्गों को आरक्षण का समर्थन इनके द्वारा किया गया। अंग्रेजी भाषा का विरोध इन्होंने किया, हिंदी भाषा का समर्थन किया, ठीक है। आइए, सी नटराजन अन्नादुरई, दक्षिण भारत के प्रभावशाली राजनेता, तमिलनाडु के सीएम रहे और लेखक, वक्ता, पत्रकार, मद्रास राज्य जस्टिस पार्टी से संबंधित रहे। द्रविड़ कड़गम में शामिल हुए। 49 में द्रविड़ मुनेड़ कड़गम का राजनीतिक पार्टी के रूप में गठन किया। तो डीएमके का गठन किया इन्होंने, डीएमके, द्रविड़ मुनेड़ कड़गम का गठन। और द्रविड़ संस्कृति के समर्थक, हिंदी का विरोध, हिंदी विरोधी आंदोलन नेतृत्व, राज्यों की व्यापक स्वायत्ता के समर्थक। इसको तो आप इसलिए भी समझ सकते हैं कि इस समय भी भाषा को लेकर दक्षिण भारत, उत्तर भारत में कई बार विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में भी हमने वहां देखा है ना, तमिलनाडु में खासकर इस प्रकार की स्थिति। ये तो अभी भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वहां उस समय क्या स्थिति रही होंगी। 67 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति में किस प्रवृत्ति की शुरुआत हुई है? 67 के आम चुनाव के बाद तो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं, क्षेत्रीय दलों का विलय नहीं, और केवल निर्दलीय प्रत्याशी सरकार नहीं, दल बदल की राजनीति, है ना। आयाराम गयाराम का जो संदर्भ है वो आता है यहाँ, आयाराम और गयाराम का संदर्भ, है ना। दल बदल की शुरुआत हो गई। हालांकि दल बदल को रोकने के लिए 52वां संशोधन तो 1985 में 8वीं लोकसभा बना। ये चौथी लोकसभा की बात हो रही है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये के कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। कामराज योजना 1963 में इनके द्वारा दी गई थी। बड़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है जिसमें कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा देकर और युवा नेताओं को आगे लाना चाहिए, इन्होंने संदर्भ वहां दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, के कामराज योजना। कांग्रेस सिंडिकेट, देखिए 67 का जब चौथा आम चुनाव हुआ उसके बाद की जो स्थितियां बनी, वहां कांग्रेस में एक विरोध देखा गया। कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक समूह था और उसका प्रभाव ज्यादा था, उन्हें सिंडिकेट ग्रुप कहा जाता है। पहले इंदिरा गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनवाया, नेहरू जी की डेथ हुई, फिर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी की डेथ हुई, उसके बाद कांग्रेस में नेतृत्व का संकट आया, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इंदिरा गांधी ने अपने कुशल नेतृत्व से, अपनी जो महत्वाकांक्षाएं थी और उनका जो जन समर्थन था उसकी वजह से उन्होंने सिंडिकेट को दरकिनार करना शुरू किया। कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया था इंदिरा गांधी को। बाद में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का जो विघटन हुआ और पहले कांग्रेस आर रिविजनिस्ट और बाद में इंदिरा कांग्रेस के नाम से उन्होंने अपना गठन किया, और बाद में धीरे धीरे कांग्रेस सिंडिकेट, जो कांग्रेस ओ के नाम से जाना जा रहा था, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी शक्ति कम होती चली गई, ठीक है। तो देख लेंगे इसमें जैसे नीलम संजीव रेड्डी है, क्योंकि 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव है वहां भी इसका महत्वपूर्ण संदर्भ आता है, जहां सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस पार्टी का अधिकृत, और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, उनसे त्यागपत्र के लिए उनको कहकर और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, अंतरात्मा की आवाज में वोट देने की बात की। ये सारे जो बिंदु मैंने बोले ना, ये पेपर में क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष हो गए इसमें, के.एस. निजलिंगप्पा हो गए, एस.के. पाटिल हो गए, ये सारे लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, पूछ लेते हैं क्वेश्चन। वीवी गिरी 69 में आप देख रहे होंगे, पूरा देखिए, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, क्लासेस को पूरा देखा कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इन क्लासेस के बारे में सबको पता होना चाहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं,
ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, हमारी टेक्निकल टीम भी कर रही है, आप सब भी कर रहे हैं। बीबी गिरी 69 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और उस समय ये जो है संदर्भ चला। दूसरे चक्र की जो मतगणना, उसमें बीबी गिरी राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस ओ के अधिकृत उम्मीदवार थे, नहीं, वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, कांग्रेस ओ के अधिकृत उम्मीदवार, ये स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने चुनाव लड़ा। तो कथन सही, परंतु कारण इसमें गलत आ जाएगा, सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में बीबी गिरी की जीत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दिया? कांग्रेस का दक्षिणपंथी झुकाव, संगठनात्मक सुधार, कांग्रेस का विभाजन हुआ, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, है ना। तो उस समय तो खैर कांग्रेस, हम इसको आर कहेंगे, है ना, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट उस समय कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। बाद में फिर वो इंदिरा कांग्रेस के रूप में चलन में आ गया। ठीक है, खैर हमने वहां से लिया है ये, कांग्रेस आई, कांग्रेस आर भी हम लिख देते हैं ना, कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। तो सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने से पहले कौन सा पद संभाल चुके थे? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, योजना के उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष रहे, और 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं अलग अलग समय पर। ठीक है, ये इनके बारे में हमने कुछ डिटेल ली है। 25 जुलाई 77 से 25 जुलाई 82 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति चुने गए उच्च पद पर। इस उच्च पद पर निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति। 56 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी ये रहे, और फिर जो है 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष ये चुने गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेंगे आप। 1971 में ग्रैंड अलायंस का गठन किन दलों के द्वारा? एक बार फिर से जो इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देने के लिहाज से ग्रैंड अलायंस गठित हुआ था, जिसमें सिंडिकेट कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, है ना, और स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट और स्वतंत्र पार्टी, ये अन्य विपक्षी दलों के द्वारा। तो ये 20 में राइट आंसर। तो गैर कांग्रेसी वाद राममनोहर लोहिया 67 में, और ये 71 में ग्रैंड अलायंस, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अध्याय 6 पर आगे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसको देख लेते हैं। आपातकाल वगैरह की बात होगी इसमें भी। बिहार के छात्रों ने 74 में जयप्रकाश नारायण को आंदोलन का नेतृत्व देने के लिए आमंत्रित किया। वे राजनीतिक संन्यास लेकर सामाजिक कार्यों में संलग्न थे। जयप्रकाश नारायण कभी नेहरू के निकट सहयोगी रहे थे, समाजवादी प्रकृति के नेता थे, अब राजनीतिक संन्यास ले चुके थे, लेकिन 70 के दशक में भारतीय राजनीति में गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे। तो छात्रों के समूहों ने बिहार में जो है इनको आमंत्रित किया जयप्रकाश नारायण को। वहां से समग्र क्रांति की शुरुआत होती है। 7 जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति की, आमूलचूल परिवर्तन की बात थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, इसको समग्र क्रांति भी बोलते हैं। एक है सप्त क्रांति, वो राममनोहर लोहिया का संदर्भ है ना। तो ये जो है समग्र क्रांति भी बोलते हैं इसको, टोटल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना आप लोग, जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की भी मांग करता था। तो ठीक है, इसमें कारण कथन की सही व्याख्या है, ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण ने 1974 के छात्र आंदोलन से जुड़ने की स्वीकृति किन 2 प्रमुख शर्तों के आधार पर दी थी? ये था, आंदोलन अहिंसक रहेगा, केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रव्यापी चरित्र होगा, ये उन्होंने अपना पक्ष रखा था। देखिए, बड़ी अच्छी एनसीईआरटी किताबें, बहुत अच्छी किताबें हैं। ये जयप्रकाश नारायण का जो दिया था, इसमें यहाँ डिटेल, उसको स्क्रीनशॉट लिया है हमने। सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव, ये फिर दिया है इसमें। 55 में सक्रिय क्रांति छोड़ चुके थे, और भूदान आंदोलन में सक्रिय थे जो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। नगा विद्रोह से सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति प्रयास किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया था, बिहार आंदोलन के नेता थे, आपातकाल में विरोध के प्रतीक बन गए थे, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे, है ना। ये थोड़ा देख लीजिएगा, इनका जीवन काल भी देख लीजिएगा। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979 तक। ये उस समय नारा लगता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इंडिया है, इंडिया इंदिरा है। 74 की बात है, कांग्रेस सर डी के बरुआ ने नारा दिया था। ये जो अभी हमने अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट देखा ना, हीरो वर्शिप जो है, नायक पूजा, तो एक उसका उदाहरण ये यहाँ लिया जाता है ना। तो ये देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस सिद्धांत के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है? तो बुनियादी ढांचा सिद्धांत, इसको आधारभूत ढांचा भी बोलते हैं हम। केशवानंद भारती के अंतर्गत आया आधारभूत ढांचा 73, और के से ये केशवानंद भारती, है ना। इसको हम कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में, केशवानंद भारती बात। तो सी आ गया इसमें। कौन सा कथन सत्य है? संसद मौलिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों पर वरीय होता है, प्राथमिक नहीं, ऐसा नहीं है। केवल आर्टिकल 39B 39C को वरीयता दी जा सकती है विशेष स्थिति में। संसद संपत्ति का अधिकार कभी मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल था, 78 तक तो था ही, 44वें संशोधन से पहले तक।
संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मूल ढांचे परिवर्तन नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, मूल ढांचे परिवर्तन करेंगे तो न्यायालय उसको अवैध घोषित कर देगा। तो सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान संशोधन द्वारा संसद ने कौन सा तर्क दिया था जिससे मौलिक अधिकारों में कटौती को उचित ठहराया गया? आपातकालीन स्थिति, न्यायपालिका की सहमति, संघीय ढांचे की मजबूती, नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए। इस पे पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां संशोधन, 25वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, है ना। एक वीडियो ऑलरेडी है पॉलिटी लेक्चर्स में 1950 से 1980 तक संपत्ति के अधिकार के विवादों पर संसद बनाम न्यायपालिका, उसको देख लीजिए, वहां चीज मैंने करा रखी है। ठीक है। 1970 के दशक में सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में गंभीर तनाव जो है वो उत्पन्न हो गया था, है ना। बिल्कुल ठीक है, 1950 से 1980 तक रहा, लेकिन 70 में बहुत ज्यादा। क्यों? एक तो 24वां संशोधन हुआ 1971 में, 73 में केशवंत भारती केस आया, और फिर 75 में आपातकाल लगा, 76 में 42वां संशोधन हुआ। तो ये तनाव, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो एक फैक्टर ये भी रहा इसका, तनाव का। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भाई संसद चाहती है हम संशोधन करें, और न्यायपालिका कहती है कि संशोधन ऐसा नहीं हो जिससे संविधान के मूल ढांचे को क्षति पहुंचे, मूल ढांचा बरकरार रहना चाहिए। तो ये राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये एक सुमेलित हमें करना है। राजनारायण चुनाव याचिका दायर करने वाले समाजवादी नेता इंदिरा बनाम राजनारायण का जो केस है 75 का, मैंने कराया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश, जिन्होंने इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का चुनाव का दुरुपयोग देखते हुए इंदिरा गांधी के चुनाव को 1971 के चुनाव को अमान्य घोषित किया था। 12 जून 75 इंदिरा गांधी का निर्वाचन अमान्य घोषित इलाहाबाद हाईकोर्ट, और 24 जून 75 सुप्रीम कोर्ट का स्थगनादेश था। उसके बाद 25 जून की मध्यरात्रि को तो आपातकाल लगा दिया गया 352। तो ये चारों ही सुमिलित है। ठीक है, ओके भैया जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1975 के आपातकाल में कौन सा अधिकार सबसे पहले निष्क्रिय हुआ? तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सबसे पहले निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, और इसी पर एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला जो केस था 76 में वो प्रस्तुत हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का 1976 का कौन सा फैसला विवादास्पद माना गया? इसको मैंने बताया है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन से संसद और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई? 42वां संशोधन 1976 में, याद रखिएगा। 1975 के आपातकाल से भारत के लोकतंत्र ने कौन सा प्रमुख सबक दिया? कौन सी प्रमुख सीख मिली? तो लोकतंत्र कमजोर है, अस्थिर है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है संविधान में, लोकतंत्र को स्थायी रूप से हटाना असंभव है, लोकतंत्र के राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। सी बिंदु है ना, क्योंकि 77 में आपातकाल केवल आपातकाल नहीं हटा, बल्कि इंदिरा गांधी जो इतनी निर्विवाद नेता थी, 77 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी भी हारी, कांग्रेस पार्टी भी हारी, और जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेस सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। तो लोकतंत्र को स्थायी रूप से हटाना असंभव है। लोकतंत्र हमारी रगों में, हमारी नसों में है, हमारे समाज में है ना, हमारी राजनीति में, हमारे संविधान में। तो सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपातकालीन प्रावधान में संविधान संशोधन के बाद अब आंतरिक आपातकाल किस परिस्थिति में लागू किया जा सकता है? सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, है ना। सी राइट आंसर आ जाएगा। और ये 44वां संशोधन 1978 से। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। आप केवल सशस्त्र विद्रोह मतलब जो है युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द का लोप कर दिया गया। अब जो है तो युद्ध, बाहरी आक्रमण तो ऑलरेडी है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, युद्ध तथा बाहरी आक्रमण, ये दो शब्द तो हैं। बाहरी आक्रमण यथावत, है ना, यथावत मौजूद है, और सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है क्योंकि आंतरिक अशांति का दुरुपयोग किया गया था 75 में, इस वजह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपातकाल के बाद भारत में नागरिक अधिकार संगठनों का व्यापक उभार देखने को मिला। नागरिक समाज की अवधारणा और बहुत सारे संगठन जो लोकतंत्र की रक्षा, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, संविधान के प्रति जागरूकता, ऐसे कामों में जो प्रभावशाली रहे हैं। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता का दमन हुआ, नागरिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा नहीं हो सकी। इसी वजह से न केवल न्यायपालिका पर भरोसा जताया गया बाद में, बल्कि कई नागरिक अधिकार संगठन, नागरिक समाज की अवधारणा मजबूत हुई। तो इस कारण की, ये कारण जो है कथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का गठन किसने किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गई? तो ये जगजीवन राम के द्वारा गठन किया गया था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि जनता पार्टी में विभिन्न दल, विभिन्न विचार शामिल थे। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम साहब ने गठन किया इसका, और बाद में ये जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। जनता पार्टी की सरकार 77 से 80 रही, उसका पतन हो गया और अलग अलग हो गया इसके दल वापिस से जो मिले थे उसमें।
इन घटनाओं ने भारत के लोकतंत्र ने कौन सा महत्वपूर्ण सबक सीखा, तो ये इसमें सी बिंदु आएगा कि सत्ता का संघर्ष, क्योंकि इंदिरा गांधी को हटाने, कांग्रेस को हटाने के उद्देश्य से आ तो गए, लेकिन अब वहां नेतृत्व का संघर्ष था, विचारधाराओं की जो विभिन्नता थी, विविधता थी, उसका संकट था। तो सत्ता संघर्ष, साझा कार्यक्रम नहीं था उनके पास, और अस्थिर सरकारों से वो जनता ने सबक सिखाया। तो 80 में जनता पार्टी सरकार का विघटन हो गया और वापस से कांग्रेस की पुनर्स्थापना हुई उस समय। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम के विषय में ये एनसीईआरटी किताब में था, तो हमने लिए हैं स्क्रीनशॉट। तो आपसे निवेदन है कि पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां वो इन्हीं में से क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, है ना, पेपर बनाने वाले, तो थोड़ा देख लीजिएगा इनको भी। दो बड़े महत्वपूर्ण नेता भारतीय राजनीति के, बाबू जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। जगजीवन राम के बारे में यहाँ देखिए आप, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, है ना, लेबर मिनिस्टर, और फिर विद्वान और कुशल प्रशासक, और ये जनता पार्टी में शामिल, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। चौधरी चरण सिंह का संदर्भ है, भारतीय लोकदल के संस्थापक, क्रांति दल के संस्थापक रहे, ठीक है, भारतीय क्रांति दल का गठन किया। तो ये थोड़ा देख लेंगे आप, है ना। ये मेल बैठाना, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी, छात्र आंदोलन, बिहार आंदोलन है, गुजरात आंदोलन भी है, रेल हड़ताल, जॉर्ज फर्नांडिस। तो कै जो है उसमें तो 2 हो गया, ख जो है उसमें 1 हो गया, ग जो है उसमें 3rd हो गया, और घ जो है उसमें 4th हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अध्याय 7, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रीय राजनीति है और क्षेत्रीय दलों का जो उद्भव है, उनके बारे में इसमें बात होगी। 1980 से विशेष रूप से संदर्भ आता है। 1980 के दशक को किस रूप में देखा जा सकता है? आर्थिक सुधारों का दशक, वैश्वीकरण, ये तो 1990 से आता है, स्वायत्तता की मांग का दशक, और इसको हम अस्मिता आधारित राजनीति, है ना, अस्मिता की राजनीति या पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का दशक भी इसको मानते हैं, जहां जाति, धर्म और वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृति ये ज्यादा प्रभावी रहे। तो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो गया, अस्मिता की राजनीति, पहचान की राजनीति, तो इसके लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है ना। तो 20 में राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1980 के दशक में स्वायत्तता की मांगों से उत्पन्न संघर्षों ने संवैधानिक दायरों को कई बार चुनौती दी है, बिल्कुल, और केंद्र सरकार ने सभी आंदोलनों को बलपूर्वक दबा दिया और किसी भी प्रकार की वार्ता से इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्षेत्रीय राजनीति का उभार कैसे होता, क्षेत्रीय दल कैसे प्रस्तुत होते, विभिन्न जो समझौते हुए नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में, मिजोरम को लेकर, असम को लेकर, ये कैसे हो पाते, पंजाब को लेकर जो समझौते हुए, तो ये कैसे हो पाते, है ना। तो ऐसा नहीं था। तो कथन तो सही है, परंतु कारण इसमें गलत है, सी राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण जो है वो क्षेत्रीय विविधता को राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध नहीं मानता है। बिल्कुल, क्षेत्रीय विविधता जो है उसे जो है राष्ट्रीय एकता में समाहित करने की बात करता है। भारतीय संविधान में सभी क्षेत्रीय समूहों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। ये हम यहाँ संविधान की जगह इसको राजव्यवस्था हम संदर्भ दे सकते हैं, क्योंकि संविधान से फिर संदर्भ हो जाएगा कि क्या शाब्दिक रूप से है ना, तो राजव्यवस्था हम ले सकते हैं इसमें। तो अगर राजव्यवस्था के संदर्भ में आता है तो बिल्कुल ठीक है, और ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि विभिन्न जो वैसे तो देखिए अधिकारों के अंतर्गत है ही, फंडामेंटल राइट्स हमें है, ठीक है, अपनी पहचान बनाए रखने के, उस लिहाज से भी ठीक है, लेकिन ये राजव्यवस्था के रूप में थोड़ा ज्यादा यहाँ जो है रिलीवेंट हो जाएगा। ये एक हमने लिया है स्क्रीनशॉट। संस्कृति बनाए रखने का अधिकार, ये जो है संवैधानिक गारंटी है ना, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, क्षेत्रीय मुद्दों पर नीति का निर्माण, राष्ट्रवाद और विविधता में संतुलन। तो ये हम देखें इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, बड़ा अच्छा मुद्दा है ये। राष्ट्रवाद और विविधता में संतुलन, ये भारतीय राष्ट्रवाद है, बिल्कुल ठीक है। और क्षेत्रीय मुद्दों पर नीति निर्माण, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये राजनीतिक भागीदारी का विषय है, प्रतिनिधित्व मिलता है। और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, इनको अभिव्यक्त किया जाता है, और लोकतांत्रिक सहिष्णुता, उसको लोकतंत्र में अपनाया गया है ना। तो ए पॉइंट आ जाएगा इसमें, 1 2 3 4 ये चारों सुमेलित हैं, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय दलों से रिलेटेड हो जाएगा, सी वाला जो बिंदु है ये रीजनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये ईवी रामास्वामी नायकर, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। पेरियार मूवमेंट इनका माना जाता है, पेरियार के नाम से प्रसिद्ध रहे। उनीश्वरवाद के प्रबल समर्थक रहे, नास्तिकता की बात उन्होंने करी, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का जो संदर्भ था वो दिया। जाति विरोधी आंदोलन, द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक रहे। राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक रहे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। तो
और ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व, ब्राह्मणवाद का जो संदर्भ था, कर्मकांडी जो व्यवस्थाएं थी, जातिगत कर्मकांडी व्यवस्थाएं थी, उसका विरोध इनके द्वारा किया गया। जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता, द्रविड़ कड़गम की स्थापना की, हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध, उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं, इस मत का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईवी रामास्वामी नायकर में से बन सकता है, पेरियार से, और 1879 से 1973 ये जीवन काल ध्यान रखिएगा। ये एनसीईआरटी किताब से स्क्रीनशॉट लिया है हमने। द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? अभी देखा हमने, पेरियार, ईवी रामास्वामी। तो सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, ये मैंने 3-4 पेजेस द्रविड़ आंदोलन को लेकर लिए हैं, क्योंकि बहुत कुछ था द्रविड़ आंदोलन में, मुझे लगा सारा पढ़ा दिया जाए। इसमें से 4-5 क्वेश्चन भी अगर मैं लेता हूं तो भी हो सकता है सारी चीज ना शामिल हो सके। तो अगर पढ़ते हैं हम, इसमें लिखा है उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन ब दिन घटता जाए। ये द्रविड़ आंदोलन का एक नारा था। ठीक है, तो उत्तर का विरोध वो कर रहे थे कि उत्तर को तो वृद्धि मिल रही है, दक्षिण घट रहा है। तो यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे शक्तिशाली आंदोलन माना जाता है। क्षेत्रीय अस्मिता, जो क्षेत्रीय पहचान है, क्योंकि 80 का दशक वैसे भी स्वायत्ता का दशक है, मैंने कहा। आंदोलन नेतृत्व के एक वर्ग की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र की थी, लेकिन फिर उस मांग को तो समाप्त किया गया। फिर भी इस आंदोलन ने कभी भी सशस्त्र संघर्ष का रास्ता नहीं अपनाया। इसके नेतृत्व ने अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहस और चुनावी मंचों का उपयोग किया। द्रविड़ राजनीति इसको हम बोलते हैं ना, वो प्रस्तुत हुई यहाँ से। द्रविड़ आंदोलन कमान तमिल समाज सुधार ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार के हाथों में थी। इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन जन्मा, द्रविड़ कड़गम। यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था, उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव को स्थापित करने में बल देता था। प्रारंभ में यह आंदोलन समग्र दक्षिण भारत को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रस्तुत करता था, लेकिन अन्य दक्षिण राज्यों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे केवल तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया। बाद में द्रविड़ कड़गम 2 भागों में बट गया। इसकी संपूर्ण राजनीतिक विरासत डीएमके को स्थानांतरित हो गई और डीएमके ने फिर 3 सूत्रीय मांगे रखी। एक तो एक रेलवे स्टेशन का नाम जो है उसका मूल नाम बहाल किया जाए, ये इन्होंने कहा। दूसरी मांग थी स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति, इतिहास को अधिक महत्व दिया जाए। तीसरी मांग थी कि सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षा नीति ऐसी हो जो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देने के बजाय समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा दी है ना। मतलब जो कर्मकांड की व्यवस्था है या जो जात पात के आधार पर ऊंच नीच या असमानता की जो बात करती है, उसका विरोध किया जाए। डीएमके हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के विरोध में मुखर रही। 65 में चूंकि 15 वर्ष के लिए था अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में, तो जो हिंदी विरोधी आंदोलन चले उसकी सफलता ने डीएमके को अधिक लोकप्रिय बनाया जनमानस के मध्य। यही आंदोलन पार्टी के राजनीतिक उभार का एक महत्वपूर्ण कारण या कारक भी बना। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरई, उनकी मृत्यु के बाद पार्टी में आंतरिक संघर्ष हुआ। एक गुट डीएमके के रूप में आज भी हम देखते हैं इसको, फिर दूसरा गुट जो है एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में आया, एआईएडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेड़ कड़गम। तमिल साउथ की जो राजनीति है, करुणानिधि है, जयललिता है, ये नाम हम जानते हैं क्षेत्र राजनीति के रूप में, और ये थोड़ा देख लेंगे हम। और 1990 के दशक में तमिलनाडु की राजनीति में और भी कई छोटे दलों का उद्भव हुआ है, ये देख लेंगे। ठीक है, एक जो इस द्रविड़ आंदोलन ने क्या दिखाया कि तमिलनाडु की राजनीति ने कि क्षेत्रीयता और राष्ट्रवाद जो है वो परस्पर विरोधी नहीं बल्कि साथ रह सकते हैं। ये एक सशक्त उदाहरण है कि कैसे राज्य की आकांक्षा, राष्ट्रीय एकता के मध्य संतुलन बनाया जा सकता है। तो ये एक बड़ा उदाहरण है कि क्षेत्रवाद हमेशा ही राष्ट्रीय एकता का विरोधी नहीं होता, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। एक क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय अस्मिता अलग चल सकती है और वो राष्ट्रीय एकता के साथ भी बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, तो ये इस आंदोलन की सफलता रही। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को कैसे पुनर्गठित किया गया? हम जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के साथ। ठीक है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन, अकाली दल 1920 में गठन हुआ था, अकाली दल का 1920 में गठन हुआ इसका। तो पंजाबी सूबा आंदोलन, अकाली दल पंजाब में सिखों के लिए पृथक राज्य की मांग कर रहा था, बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली धार्मिक आधार पर एक जो सिख धर्म को प्रमोट करते हुए और पंजाबी भाषा को प्रमोट करते हुए, तो धार्मिक आधार महत्वपूर्ण रहा अकाली दल का, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। इस वर्ष में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ 73 में, और ये जब हम संघवाद को पढ़ते हैं उस समय भी इसका महत्व है, क्योंकि इसमें राज्यों को अधिक स्वायत्ता देने का संदर्भ था। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव मुख्य रूप से किसकी मांग करता था? राज्यों को अधिक क्षेत्रीय स्वायत्ता देने की मांग करता था। ठीक है ना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के संदर्भ में रहा, और 84 का ये घटनाक्रम रहा। पंजाब
के संदर्भ में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में भी इसे जाना जाता है। और इसके फिर आफ्टर इफेक्ट जो थे, इंदिरा गांधी की हत्या और सिख विरोधी दंगे और बहुत सारी जो चीजें थी, वो बहुत इसमें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही विवादास्पद दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1985 में हुआ है, पंजाब समस्या के समाधान के लिए हुआ है। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या था, पंजाब में शांति स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास। इसमें सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को सौंपा जाएगा, क्योंकि पंजाब हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में हम जानते हैं। पंजाब हरियाणा के मध्य सीमा व्यास सुलझाने के लिए अलग आयोग गठित किया जाएगा। पंजाब हरियाणा राजस्थान के मध्य रावी व्यास नदियों के जल के बंटवारे पर निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पंजाब में अमन और स्थायित्व की बहाली था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 बहनों की संकल्पना, 7 सिस्टर्स ऐसे आ जाता है पेपर में ना, 7 सिस्टर्स। तो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, सिक्किम के अतिरिक्त जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, सिक्किम को उनका भाई बोल देते हैं, है ना। तो 7 सिस्टर्स हैं, तो उसमें मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। तो पूर्वोत्तर जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत, उनके संदर्भ में कॉन्सेप्ट आते हैं। आजादी के समय असम को छोड़कर पूर्वोत्तर में कौन से 2 क्षेत्र पहले से स्वतंत्र रियासतें थी? त्रिपुरा और मणिपुर, है ना। मणिपुर में तो हम देखा सार्वभौमिक मताधिकार का संदर्भ रहा, ए इसमें आ जाए। मैं वैसे राज्यों के पुनर्गठन में एक बार इनको कराऊंगा अच्छे से, है ना। ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन किस वर्ष एक व्यापक संगठन ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में परिवर्तित हुआ? ये 1960 में। एक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 असम। तो ये आ गया, ये सिक्किम है 8वें नंबर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें कौन कौन से दक्षिण एशिया के देश, तो भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ म्यांमार हो गया, यहाँ ये चाइना हो गया। तो वैसे भी जो दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी जो भारत है, वो वैसे भी भू राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आईआर में अपन बात करते हैं। असम के किन समुदाय ने पृथक राज्य की मांग की थी? बोडो, कर्बी और दिमसा, है ना। 8वीं अनुसूची में जो है मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा शामिल हुई ना। शायद 92वां संविधान संशोधन है मेरे हिसाब से 92, वो देख लेंगे संविधान संशोधनों को। तो बोडो इसमें आ जाएगा। और कर्बी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद में स्वायत्ता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। कभी कभी किसी बात पे अगर मैं जैसे बोल देता हूँ ना कि शायद ये है, तो एक बार उसको गूगल पे या अपनी किताब में चेक कर लिया कीजिए। ठीक है, वैसे तो जहां तक है वो सही होता है, फिर भी अगर मैंने बोला है कि शायद ये, और मान लीजिए वो गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर इसमें ये चीज है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं, या अपन टेलीग्राम पे डाल सकते हैं उस लाइन को कि भाई ये बताया गया था, इसमें ये करेक्शन है। ऐसा संभावना कम रहती है, फिर भी रहती तो है ना, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो थोड़ा सा मेरा आग्रह रहता है, कभी ऐसी कोई चीज लगती है आपको तो बता दिया कीजिए। ठीक है, जहां मैं ऐसे कह रहा हूँ कि शायद ये चीज है, जैसे योजना का गठन मैंने कहा 15 मार्च 1950 से, शायद 1950 तो 15 मार्च, तो देख लीजिए कि शायद कह रहे हैं, क्या पता 15 मार्च यदि है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप सही डेट उसमें बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो ऐसा किया कीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से। मिजो आंदोलन का नेतृत्व ये लाल डेंगा के द्वारा किया गया था। बाद में ये मिजो नेशनल फ्रंट से भी रिलेटेड रहे। मिजो नेशनल फ्रंट, पहले तो मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम था इसका, एक्चुअली अकाल पड़ा था ना, उसके बाद ये आंदोलन ज्यादा सक्रिय हुआ 1966 से। मिजो आंदोलन को लेकर कौन सा कथन सही है? मिजो आंदोलन 86 में शांति समझौते के बाद समाप्त हुआ। ये राजीव गांधी गवर्नमेंट में हुआ समझौता, जिसके तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। तो 20 में राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1986 में राजीव गांधी लाल डेंगा के बीच शांति समझौता, मिजोरम पूर्ण राज्य का दर्जा, विशेष अधिकार मिले। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हुआ, लाल डेंगा मुख्यमंत्री बने। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य और उसने कला साहित्य विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। एनसीईआरटी किताबों में जैसा दिया था वैसा हमने लिखा है यहाँ। असम आंदोलन, इसके बारे में असम आंदोलन का क्वेश्चन है ये। चाय मजदूरों के अधिकारों के लिए भाषा आंदोलन, अलग राज्य की मांग 1919 से। हाँ, एक्चुअली बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ तो उस समय पर बहुत सारे जो लोग थे वो पूर्वोत्तर में आए। असम एक बड़ा स्टेट वहां रहा, बाद में तो उत्तर पूर्वी भारत का पुनर्गठन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वहां बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण वहां के जो स्थानीय निवासियों पर दबाव उत्पन्न हुआ, संसाधनों के वितरण का, नौकरियों का, रोजगार का, भूमि स्वामित्व को लेकर। तो एक आंदोलन हुआ ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा, आसू उसको बोलते थे। और वहाँ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जैसे होता है ना, राष्ट्रीय जो, या एनआरसी इसको बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये सारी जो है बातें वहाँ चर्चित हुई। और बाद में जो है असम गण परिषद के रूप में वो राजनीतिक दल बना। 85 में समझौता हुआ, असम अकॉर्ड बोलते हैं। तो ये डी इसमें आ जाएगा।
है ना, याद रखिएगा। 79 में बाहरी लोगों के पहचान उनके निष्कासन की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन, जिसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असम समझौता 85 में हुआ है, तो मिजो समझौता 86 में, असम समझौता 85 में, राजीव लोंगोवाल समझौता 85 में, है ना, याद रखिएगा। असम आंदोलन की सफलता के बाद कौन सी राजनीतिक पार्टी बनी है? असम गण परिषद, और प्रफुल्ल कुमार महंत के नेतृत्व में, है ना। सबसे कम आयु में मुख्यमंत्री बनने वाले भारतीय रहे ये किसी भी स्टेट के, तो प्रफुल्ल कुमार महंत। असम गण परिषद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय सिक्किम की जो स्थिति है, तो सिक्किम भारत की शरणागत स्थिति में था, जहां भारत रक्षा और विदेश नीति संभालता था, जबकि आंतरिक शासन राजा चोग्याल के हाथों में था। बाद में उससे फिर सह राज्य का दर्जा मिला। इस संबंध में जो 35वां संविधान संशोधन है उसका महत्व है। 74-75 घटना महत्वपूर्ण है। 22वां राज्य बना सिक्किम भारत का। मैं पुनर्गठन में इसको भी करा दूंगा, ठीक है, अलग से करा देंगे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था संघीय ढांचे से जुड़े कौन से कथन सही है? क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं अभी तो समझ चुके होंगे आप। क्षेत्रीय आकांक्षाएं मतलब विभिन्न प्रदेशों में जो प्रस्तुत होती हैं, चाहे वो क्षेत्र को लेकर हो, संस्कृति को लेकर हो, निर्जातीयता को लेकर हो, भाषा को लेकर हो, है ना। क्षेत्र दल बनते हैं, समूह बनते हैं, परिषदें बनती हैं, स्वायत्ता मिलती है। वो इन आकांक्षाओं का समाधान सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद से होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। केवल लोकतांत्रिक संस्थाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि क्षेत्रीय दलों और समूहों को सत्ता में हिस्सेदारी देना भी आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय संघीय ढांचा लचीला है, जो विशेष प्रावधानों के माध्यम से, जैसे विशेष राज्य का दर्जा, कुछ जैसे आर्टिकल 371, 371 ए से 371 जे तक, जो असम्मित संघवाद, विषम संघवाद की व्यवस्था है, मैंने करा रखा है ना, शॉर्ट्स में बता रखा है, यूट्यूब के शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, जो विशेष प्रावधानों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की विविध आवश्यकताओं का सम्मान करता है। तो इसमें डी आ जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से शायद 100 प्लस क्वेश्चन ही होने चाहिए, क्योंकि मैंने पहले एक बार गिने थे 125 के आसपास हो रहे थे, फिर कुछ क्वेश्चन हमने काटे थे, तो मुझे लगता है 100 प्लस क्वेश्चन शायद ये आज हो जाएंगे। मैंने नंबरिंग नहीं करी है बहुत, देखिए कितनी सारी, करीब ये 161 तो स्लाइड्स आ गई हैं, तो कुछ हमने व्याख्याएं लिए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, बाकी क्वेश्चन है। भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर कौन से कथन सही है? भारत में आर्थिक विकास का एक प्रमुख तथ्य विभिन्न क्षेत्रों के मध्य असमानता है। बिल्कुल, विभिन्न क्षेत्रों में असमानता तो है। पिछड़े क्षेत्रों को लगता है उनके साथ भेदभाव और उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता नहीं दी जाती, बिल्कुल, इसलिए क्षेत्रीय असंतुलन को लेकर असंतोष भी पैदा होता है। क्षेत्रीय असंतोष केवल सांस्कृतिक कारकों से उत्पन्न होता नहीं, आर्थिक कारण भी है, प्रशासनिक कारण भी है। संविधान निर्माताओं ने विविधता और असमानताओं को ध्यान में रखते विशेष प्रावधान किए, जैसे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा। तो 1, 2 और 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेल करना है। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, तो ये तो तमिलनाडु का संदर्भ हो गया। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण आदिवासी पहचान के आधार पर, सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर राज्य का निर्माण, नागालैंड और मिजोरम का संदर्भ है। मिजो जनजाति, नगा जनजाति का संदर्भ आता है इसमें। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण, ये पंजाब की स्थिति आ जाती है। और आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग जो है, इसमें थोड़ा सा हम आदिवासी पहचान के आधार पर इसको हम क्षेत्रीय मांग कर देते हैं ना, क्षेत्रीय मांग जनजाति पहचान के आधार पर, है ना। तो इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ये जो सामाजिक धार्मिक पहचान, जनजाति पहचान के आधार पर से झारखंड और छत्तीसगढ़ का संदर्भ आएगा। फिर भी इसको एक बार मैं देख लेता हूं, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तो इसको मैं एक बार रीचेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये संदर्भ जो है जनजाति पहचान का नागालैंड मिजोरम के संदर्भ में होगा, लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ पे ज्यादा प्रभावी है ना। तो आधार पर क्षेत्रीय मांग कर देते हैं। वैसे तो ये एनसीईआरटी में दिया था, वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है अपन ने, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ संदर्भ होगा। फिर भी एक बार मैं इसको और कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अध्याय 8 है, इसमें मैंने बहुत सारे स्लाइड्स ले ली है ना। इसमें एमसीक्यू नहीं लिया अध्याय 8 में, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसमें क्वेश्चन बनाने की बजाय मैंने बहुत सारे स्लाइड्स ले लिए, 5-7 स्लाइड्स ले लिए, उनको पढ़ लेते हैं फटाफट से। 1989 के बाद भारतीय राजनीति का परिवर्तन। सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली का पतन हो गया। कांग्रेस सत्ता में तो रही, लेकिन दलीय प्रमुखता नहीं रही इसकी। गठबंधन राजनीति, भारत में 1989 का वर्ष गठबंधन राजनीति के प्रारंभ का दशक है, याद रखिएगा। मंडल आयोग और सामाजिक न्याय की राजनीति, मंडल आयोग का गठन किया गया था। 1990 से सिफारिशें लागू हुई। ओबीसी आरक्षण 27%, फिर उसका विरोध, फिर इंदिरा साहनी वाद, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, उस समय भारत में गठबंधन सरकारों में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, संयुक्त मोर्चा सरकार,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग सरकार, एनडीए जिसको बोलते हैं, और सप्रंग सरकार, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, है ना, यूपीए जिसको बोलते हैं। ये 4 गठबंधन भारत में रहे हैं सरकारों के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीतियां, उदारीकरण, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी मॉडल आया, ठीक है। इस नई आर्थिक नीति ढांचागत समायोजन कार्यक्रम, आर्थिक सुधार कहा गया इसको। फिर अयोध्या आंदोलन, राम मंदिर जो निर्माण को लेकर, राम जन्मभूमि जो विषय है, धार्मिक ध्रुवीकरण, राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय विषय बना। और इस आंदोलन की परिणति 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे हुई, जिसमें राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1991 में राजीव गांधी की हत्या, तमिलनाडु में लिट्टे जो श्रीलंका भारत संबंधों का संदर्भ हो गया इसमें। इसका कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बदला, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। गठबंधन का युग 1989 से प्रारंभ, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन, ठीक है। इसमें जो है जनता दल का एक संदर्भ आता है, मुख्यतः जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों का गठबंधन, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। यहाँ 1989 से 1991 में 2 प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर और वीपी सिंह। इस गठबंधन को 2 वैचारिक रूप से विरोधी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया, भाजपा और वाम मोर्चे ने। यही दौर भारत की राजनीति में गठबंधन युग की शुरुआत माना जाता है। बहुदलीय शासन की विशेषताएं 89 से 2014 तक का एक संदर्भ दिया है। लोकसभा में कोई भी पार्टी इस दौर में बहुमत में नहीं आ सकी, 2014 से बहुमत मान लगी भाजपा, है ना। इस दौर में 11 केंद्र सरकारें बनी, जो या तो गठबंधन सरकारें थी या अल्पमत की सरकारें, जिन्हें भारी समर्थन प्राप्त था। एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी ये प्रधानमंत्री रहे इस दौर में। 13 महीने की सरकार, 13 दिन की सरकार, ऐसे कुछ कार्यक्रम रहे। क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई, राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक शक्ति बन गई है, ठीक है। जैसे 89 से 91 एक सरकार आई, फिर 91 से 96 2, फिर 96 से 99 में तीन सरकारें शायद बदली, फिर जो है 99 से 2004, फिर 2004 से 14 तक तो 3 सरकारें, 2 और 3 सरकारें उधर आ गई, 3 6, तो इस प्रकार से 2 89 से 91 में, इस तरह से 11 बार जो है केंद्र सरकारें अलग अलग बनी इतनी सी अवधि में, है ना, गठबंधन राजनीति। हाँ, ये हमने स्क्रीनशॉट लिया है। 1989 के चुनाव से भारत में गठबंधन राजनीति के लंबे दौर की शुरुआत हुई। केंद्र में 11 सरकारें बनी, सभी या तो गठबंधन था या दूसरे दलों के समर्थन पर था। 1989 राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 96 और 97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 98 99 की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, 2004-2009 की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, और 2014 से प्रवृत्ति बदल गई है ना। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, करंट के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है डायनामिक्स में। भाजपा ने 91 और 96 में जनाधार को लगातार बढ़ाया, 96 में सबसे बड़ी पार्टी बनी, बहुमत न होने के कारण सरकार अल्पकालिक रही। 98-99 में राज्य गठबंधन से भाजपा सत्ता में आई, 99 से 2004 तक स्थायी सरकार, और उसके बाद 2014 से भाजपा ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। केंद्र सरकार ने 1978 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया। पहला जो था वो 1953 में काका कालेलकर आयोग गठित किया था, और इसके अध्यक्ष बने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए आयोग मंडल आयोग के नाम से जाना गया। स्वतंत्र भारत का दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था ये। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य सुझाव थे ओबीसी को सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इसकी सिफारिशें लागू करी, और इसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। इंदिरा साहनीवाद, ये मैंने करा रखा है, इंदिरा साहनीवाद, है ना, आरक्षण के संदर्भ में महत्वपूर्ण केस है ये। 1978 में बॉम्बसेफ, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना हुई। बड़ा महत्वपूर्ण, मैं बता रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये केवल एक सरकारी कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन नहीं था, बल्कि इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जोरदार पैरोकारी की, जोरदार वकालत की। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, है ना। तो याद रखिएगा, बॉम्बसेफ आगे चलकर रूपांतरित हुआ, नाम बना दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और इसी से आगे चलकर बनी बहुजन समाज पार्टी बसपा, ठीक है, जिसकी स्थापना कांशीराम जी के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये इतिहास रहा, बॉम्बसेफ आ गया, और फिर दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और फिर बहुजन समाज पार्टी। बहुजन का संदर्भ क्या दिया गया? बहुजन शब्द केंद्र में रखा, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, है ना, इनको मिलाकर बहुजन संदर्भ दिया गया, याद रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण। 89 और 91 के आम चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण सफलता मिली, सरकार बनी, मायावती का नेतृत्व मिला, ठीक है। 1980 का दशक भारतीय राजनीति में दलितों और बहुजन समाज की उभरती राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। तो 1980 का दशक क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय जो प्रभुत्व और गठबंधन राजनीति, स्वायत्ता का, ये सारे दशक हैं, ये सारी चीजें 1980 के दशक में देखी जा रही हैं।
काशीराम द्वारा स्थापित बसपा इस जागरण की सबसे प्रतिनिधि शक्ति बनकर उभरी है। उसने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सत्ता में भागीदारी की है ना। तो काशीराम जी और मायावती जी, ये दो नाम जो हैं बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में महत्वपूर्ण रहे और भारत में एक नए प्रकार की राजनीतिक चेतना यहाँ प्रस्तुत हुई। ठीक है, ये काशीराम जी का संदर्भ दिया है। बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। ठीक है, बॉम्बसेव का संदर्भ आ गया। और फिर ये कुशाग्र रणनीतिकार के रूप में उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठन करता। तो ये पढ़ लेंगे, यहां से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 77 से 79 में केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी जो जनता पार्टी, उसका जल्दी विघटन हो गया। उसके बाद पूर्ववर्ती जनसंघ के समर्थकों ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। 6 अप्रैल को जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 6 अप्रैल 1980 भाजपा का गठन हुआ। बीजेपी जिसको है ना, भाजपा बीजेपी का गठन हुआ और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, भैरव सिंह शेखावत। और आरंभिक दौर में गांधीवादी समाजवाद और साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। 84 के लोकसभा चुनाव में तो बहुत कम सफलता मिली थी उस समय, तो 8वीं लोकसभा में। 86 के बाद महत्वपूर्ण सफलता मिली, 89 से खासकर। और भाजपा ने राजनीति में हिंदुत्व के विचार को अपनाया। भाजपा की राजनीति में 2 निर्णायक घटनाएं, शाहबानो मामला, अनुच्छेद 44, यूसीसी समान नागरिक संहिता का विषय जो है, ठीक है, और अयोध्या का विषय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो विषय है, श्री राम जन्मभूमि स्तर पर स्थित बाबरी मस्जिद को लेकर था। विषय में विभिन्न पक्षकारों के दृष्टिकोण शामिल, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इस पर 5-0 से सर्वसम्मत निर्णय सुनाया और फिर यह सामंजस्य का प्रतीक बना। ठीक है, विभिन्न हितधारकों के मतभेदों का सामंजस्यपूर्ण समाधान लेकर आया। संविधान के मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता और कानूनी प्रक्रिया के अनुपालन का प्रतीक बना। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण हेतु सौंप दी गई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक उपयुक्त भूमि देने का निर्देश, जहां वो मस्जिद का निर्माण कर सके। बड़ा महत्वपूर्ण। राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, उद्घाटन भी हो गया, रामलला की मूर्ति स्थापित भी हो गई। पूरे देश ने वो जो एक आयोजन है वो न केवल देखा बल्कि उसमें भागीदारी भी की। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है ये पेपर के लिहाज से। 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में हुए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने 282 सीटें जीती, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 30 वर्षों में पहली बार था जो कोई पार्टी अपने दम पर बहुमत में आई। उससे पहले 84 में कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में आई थी। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन, राज्य गठबंधन सरकार बनी। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, 16वीं लोकसभा की बात हो रही है। मोदी सरकार का प्रारंभिक कार्यकाल 2014 से 2019, इसमें बिल्कुल संक्षेपण कर दिया है हमने, जो भी योजनाएं वगैरह आई। अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, जीएसटी कार्यक्रम, नोटबंदी, इसको विमुद्रीकरण कहा जा रहा है ना। सामाजिक नीतियां जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, विदेश नीति, पड़ोस पहले नीति, एक्ट ईस्ट नीति जो लुक ईस्ट नीति थी उसका रूपांतरण, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्जिकल स्ट्राइक 2016, बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का भी हम संदर्भ लेंगे 2024 से जो 18वीं लोकसभा के संदर्भ में। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का संदर्भ है। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल बहुमत हासिल किया बल्कि एक दलवादी बहुमत की राजनीति की ओर भारत बढ़ाया। जैसे एक दलीय प्रभुत्व था ना 1950 से 1967 वाला, उस प्रकार की चीजें। यही दौर नेतृत्व का केंद्रीकरण, विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति और विपक्ष के विघटन। हाँ, विपक्ष जो है उसकी सत्ता लगातार जो है शक्ति उसकी लगातार कमजोर होती चलेगी, न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी। अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति है, जिसमें 4 बातें, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल अलग से दिया हुआ था, मैंने लिया है वहां से पैराग्राफ एनसीईआरटी वाली बुक से, 8 नंबर चैप्टर। नई आर्थिक नीति पर लगभग सभी में सहमति है, कम ज्यादा। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक सामाजिक दावे की स्वीकृति है, अभी जैसे जाति जनगणना का संदर्भ आया है। देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकृति मिली है और विचारधारा की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारा का सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़, है ना। ये एक महत्वपूर्ण चीज इसमें दिखाई दे रही है। गरीबी विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। एक कोविड का संदर्भ भी इसमें पूछा जा सकता है। यह आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इस तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संदर्भ में न्याय तथा लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं।
ये हमें कालक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित हम करें, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करना, तो ये 1990 का संदर्भ आ गया। जनता दल का गठन है 1988 की बात है ये, और राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है तो 2019 का संदर्भ हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 का संदर्भ है, ये एनसीईआरटी किताब के उस चैप्टर के पीछे दिया हुआ था ना। और राज्य सरकार का गठन है तो ये 1998 1999 की बात है, और फिर 2014 2019 2024 सपरंग सरकार का गठन ये 2004 की बात है और 2009 की बात है ना। तो ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं ना। जनता दल गठन देख लीजिएगा, 88 या 89 हो जाएगा संदर्भ इसमें, वैसे 88 माना जाता है, फिर भी देख लिया, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप ध्यान रख लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा जनता दल का गठन। अभी हम देखते हैं, इसके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। मेल करें, सर्वानुमति की राजनीति, आर्थिक नीतियों पर सहमति, जाति आधारित दल, और इसमें जो है क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, गठबंधन सरकारें, जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, और पर्सनल लॉ, लैंगिक न्याय, शाहबानो मामला है ना। तो क्या जो है सर्वानुमति की राजनीति 4th नंबर, और ख जो है इसमें जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, और पर्सनल लॉ, लैंगिक न्याय, शाहबानो मामला। ठीक है, तो 4 2 1 और क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत, गठबंधन सरकार। ठीक है, ये देख लीजिएगा। क में 4 आ गया, ख में 2nd आ गया, ग में 1 आ गया, और घ में 3rd आ गया है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट है, देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यहां से। ये 1989-90 का संदर्भ है, यहाँ राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, वीपी सिंह और चंद्रशेखर, और फिर 1991 से 96 का, मतलब गठबंधन सरकारों के दौर की बात इसमें बताई गई। 3 पिक्चर्स हमने ली हैं, ये 2 पिक्चर्स ली हैं बल्कि, है ना। 1989 से 2014 तक का संदर्भ लिया है। प्रधानमंत्रियों की सूची है इसमें, और जो सरकारें बनी है उनकी मैंने बता दिया कि 4 गठबंधन सरकारों के नाम याद रख लीजिए, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग और सपरंग। ठीक है, 2004 से संसद में दलीय स्थिति था, ये थोड़ा देख लीजिए। 4 से लेकर 19 तक का तो उन्होंने दिया था एनसीईआरटी में। 24 वाली जो दलीय स्थिति है वो मैंने चुनाव आयोग की वेबसाइट से ली है, उसके 3-4 स्लाइड्स हमने यहाँ लिए हैं इस प्रकार से, है ना। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से, चुनाव आयोग से संदर्भ। ठीक है, चुनाव आयोग की वेबसाइट से 543 सीटों में इलेक्शन हुए। भाजपा को 240 सीटें मिली, कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, फिर समाजवादी पार्टी 37 सीटें, और तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें हैं, डीएमके को 22 सीटें हैं, तेलुगु देशम 16 सीटें हैं। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड 12 सीटें। तो ये कुछ, वैसे तो इतने सारे दल हैं, कैसे याद करेंगे इतने आंकड़े, लेकिन 5-6 जो शुरुआती जो दल हमने दे रखे हैं इनके आंकड़े आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 543 सीटों के ये डेटा है। शिवसेना को 7 सीटें हैं। ये एक और स्क्रीनशॉट है, ये एक और स्क्रीनशॉट है, और ये एक और स्क्रीनशॉट है। 4 स्क्रीनशॉट लिए हैं ना, चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिए हैं। तो मैं जानता हूं इतने सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, मैंने तो यहाँ दिए हैं, आप जितने याद कर सके तो वो देख लीजिएगा, है ना। और उसमें शुरू के 5-7 सीट्स और एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई याद रह जाए मान लीजिए पूछ ले वहां से। ठीक है, हाँ, और ये जो है एक मैंने यहाँ दिया है पेज, ये तो हमने जो अभी प्लेलिस्ट को जो व्यवस्थित करा उसके बारे में हमने लिख रखा है। पॉलिटी जोन कठिन विषयों की आसान राह, ये बिल्कुल हम इसी पर बात कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास भी शानदार रही होगी। इससे बहुत सारे जो क्वेश्चंस में आपको सहायता मिलेगी। एनसीईआरटी की 12th क्लास की इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो किताब है कंप्लीट हमने करी इसके साथ ही, और ईश्वर कृपा से ये पूरा हमारा जो एनसीईआरटी वाला कार्यक्रम है ये बहुत अच्छे संपन्न हो गया है। कल मिलता हूँ एक नए टॉपिक पर नई क्लास के साथ। इस क्लास को पूरा देखिए, क्लासेस को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर से, और जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए, और बिल्कुल आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत सारी सफलता की मजबूती के साथ तैयारी कीजिए, और मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बड़ी चीज है। ईश्वर का ध्यान कीजिए, अच्छे विचार रखिए, और खूब सारी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सफलता बिल्कुल मिलेगी, 100% मिलेगी। मिलता हूं कल आपसे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।